स्टार्टअप का बचपन से ही सोच रहे थे या फिर कुछ और दिमाग में था? लाइक कॉलेज ईयर्स में जो हम फाउंडेशन शुरू किया था वो एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका था आफ्टर 5 years कि आई हैड अ गुड नेटवर्क इन दिस सिटी एंड आई वाज लाइक ये कुछ भी शुरू करूंगा तो वो तो चल जाएगा। आपने इंजीनियरिंग की हुई है? मैं वो तो एक रेट रेस था कि इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, सबको देखा देखी एंड रियलाइज की सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आते कि गलत आ गया यहाँ। तो सरकारी नौकरी में वो लोग थे तो ऐसा वो भी चाहते थे या फिर? पेरेंट्स को हमेशा लगता है, आज भी लगता है इनफैक्ट, कि जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, बट हाँ पेरेंट्स ने हमेशा एक चीज़ सिखाई कि ऑलराउंडर बनो। तो एक व्यक्ति ने आपके लिए जॉब छोड़ी और आपकी ही कंपनी में आके इन्वेस्ट किया, ही बिकेम दी को-फाउंडर। तो उसने मुझे बोला कि डिजिटल फैक्ट्री नाम रखना चाहिए, यू शुड स्टार्ट डिजिटल फैक्ट्री। तो क्लाइंट यूज्ड टू पिंग अस वेरी रेगुलरली कि हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं। वी वर स्ट्रगलिंग कि यार ये फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं। जो भी करियर रहा आपका बिजनेस का अभी तक का, उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए? संडे को मैं उसकी प्रिपरेशन के लिए जब ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा जो गोडाउन है, जो स्टोर है, उसमें ना पानी भर गया है। बट और हमें करीबन मतलब सुबह 7 बजे लेकर शाम को 7 बज गया और हम ना सुबह बाल्टी भर के पानी बाहर फेंक रहे थे। बिना रिसर्च के बिजनेस शुरू होते हैं वही बंद होते हैं। नहीं तो क्लाइंट कभी भी सुबह उठ के बोलता था आज से काम रोक दो, और हम सब घबराते अब 3 की सैलरी कैसे निकालेंगे। कि राहुल सर ने हमेशा सबको ये सिखाया कि अगर ABCD को अक्षर दे देते हैं 1 2 3 4, तो हार्डवर्क का सब भी 98% आ, लेकिन एटीट्यूड का परसेंट हमेशा 100% आता है। हर भाव कॉपीड है, हर किस्सा पहले किसी ना किसी के साथ हो चुका है। शायद ये भी कोई स्टेटस में पहले या किसी स्टोरी में डाल चुका है। हाँ, एक दिन जब खुश होने का कॉपीराइट मिलने लगेगा या क्रोध करने के तरीके पेटेंट होने लगेंगे, और इसी तरह जब हम मशीन बन जाएंगे और मशीनें इंसान बनने लगेंगी, तब तुम अपनी मित्रता में मिलाया हुआ अभिमान रूपी शस्त्र दंभ के युद्ध में लेकर उतरना और जीत जाना, क्योंकि इस बार मैं हारना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं एक डिजिटल मार्केटर हैं, कई सारे स्टार्टअप के फाउंडर हैं, हम फाउंडेशन रन करते हैं। ब्रांड ग्वालियर के नाम से उनका एक कॉन्सेप्ट चलता है जो कि ग्वालियर में काफ़ी फेमस है। आलेख के नाम से एक मैगजीन उनकी निकलती है रेगुलरली। करेंटली AIP यानी कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन प्रिंसिपल्स MP के हेड भी हैं, और कई सारी सोशल एक्टिविटीज़ और बिजनेस एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हैं। कई सारे सेमिनार्स करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में जाके, पब्लिक स्पीकिंग पर, सेल्स ट्रेनिंग पर। और मेरे बड़े भाई भी कह सकते हैं, मेंटोर भी कह सकते हैं। और हमें जो पहला मौका दिया था ओपन माइक में, वो आज हमारे बीच हैं, मिस्टर आकाश अरोड़ा। कैसे आकाश सर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। तो कैसा लग रहा है सफ़र द पॉडकास्ट में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत सोचा था कि अभी मैं ज़िंदगी में पॉडकास्ट तो करूँगा लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अच्छा हुआ, ये अच्छा इनिशिएटिव, ऐसी बहाने लोग अपनी बात रख पाएंगे, कई सारे लोग इंस्पायर हो पाएंगे। जी, तो अपन बचपन से शुरू करते हैं। स्कूल टाइम में मतलब आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट था? पढ़ाई लिखाई में बहुत एक्सेलेंट थे, एवरेज थे, और बिजनेस एक्टिविटीज़ या स्टार्टअप का बचपन से ही सोच रहे थे या फिर कुछ और दिमाग में था? स्कूल टाइम में तो यार मेरे साथ हमेशा ये रहा कि मम्मी या पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में रहे, तो वो ट्रांसफरेबल जॉब था। मतलब कभी भी पता नहीं रहता था कि कब उनका ट्रांसफ़र किस जगह होने वाला है। बैंक तो जॉब में थे दोनों? बैंक में, मम्मी मेरी स्कूल में, केंद्रीय विद्यालय में टीचर हैं, तो स्कूल में कभी भी ट्रांसफ़र का डर रहता था कि कभी भी हो सकता है। तो इट वॉज लाइक कि हमारे स्कूल कभी फिक्स नहीं रहे, हर 2-3 साल में स्कूल चेंज होता रहा, राइट। बट हाँ पेरेंट्स ने हमेशा एक चीज़ सिखाई कि ऑलराउंडर बनो, जो आता है वो उसको फेस करो, जो भी चैलेंज आ रहा है उसको फेस करो, जो कुछ नया सीखना है उसको एक्सेप्ट करो और उसको सीखो, राइट। तो मैं शुरू से, मेरे पास, मैंने अगर बात करोगे ड्राइंग में, तो ड्राइंग में भी मैंने नेशनल्स तक गया हूँ, मैं कराटे में भी नेशनल्स तक गया हूँ, हाँ, मैं सॉन्ग म्यूज़िक में भी नेशनल्स तक देख के आया हूँ। एवरीवेयर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता रहा, क्योंकि पेरेंट्स भी पीछे से ये चीज़ को पसंद करते थे कि ऑलराउंडर बने लोग। ये ऑलराउंडर का ज़माना है, हर जगह जॉब में या बिजनेस में अगर आपको सब कुछ आता है तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हो, एक्सेल करते हो उस चीज़ में। और फिर शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है मेरे स्कूल में, जैसे जब मैं 11th-12th में प्रगति विद्यापीठ में था, तो वहाँ पे भी राहुल सर ने हमेशा सबको ये सिखाया कि अगर ABCD को अक्षर दे देते हैं 1 2 3 4, तो हार्डवर्क का सम भी ना H+A+R अगर नंबर दे देते हैं, हार्डवर्क का सम भी 98% आ, लेकिन एटीट्यूड का परसेंट हमेशा 100% आता है सम। तो हमेशा 100% एटीट्यूड लेके आप कुछ भी काम करो। कोई आपसे बोले कि यहाँ भी डांस करो तो बोलो हाँ कर दूंगा, कोई बोले गाना गाओ तो गा दूंगा, कोई बोले गाना किस गाने पे डांस करो, क्या बिना गाने में गा दूंगा। तो आपका एटीट्यूड का 100% कुछ भी अचीव कर सकते हो। अब बिना रिसोर्सेज सब अपने आप क्रिएट हो जाते हैं आपके साथ। वो कहते हैं ना कि सारी कायनात मिल जाती है आपको लगाने के लिए, बस आप कुछ अच्छा सोचो और उसको करने के लिए लग जाओ, दैट इज द थिंग। तो अपने आप सब चीज़ें अचीव होने लगती हैं। वाई मी नहीं बोलो, वाई नॉट मी बोलो कि एग्जैक्टली मैं क्यों नहीं। तो आपके पेरेंट्स मतलब क्या चाहते थे कि आप सरकारी नौकरी, आपने इंजीनियरिंग की हुई है MIT से, फिर आपने MBA भी किया, तो क्या सरकारी नौकरी में वो लोग थे तो ऐसा वो भी चाहते थे या फिर कुछ? हाँ ऑफ कोर्स, पेरेंट्स को हमेशा लगता है, आज भी लगता है इनफैक्ट,
कि जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, बिकॉज जॉब में क्या होता है ना, लोगों मतलब एक फ़िक्स टाइम होता है आपका सिर्फ फिक्स सेट ऑफ टास्क होता है, आपको वो जाके परफॉर्म करना होता है और आपको उसके लिए इन रिटर्न जो भी आपकी सैलरी होती है, रेम्युनरेशन होता है, वो आपको मिल जाता है, राइट। तो और वो एक टेंशन फ्री लाइफ होती है, ऐसा माना जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस भी अपने आप में एक टेंशन फ्री लाइफ ही होती है, और शायद इसीलिए हम लोग बिजनेस करते हैं। हमें लगता है कि हाँ, हम कुछ अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर पाएँ, अपने पैशन को एग्जीक्यूट कर पाएँ, या अपनी स्किल्स को और बेटर तरीके से यूटिलाइज़ कर पाएँ। इसलिए हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर मूव करें। टेंशन आजकल दोनों केसेस में बराबर है, राइट, है ना। तो हाँ, मेरे पे प्रेशर था। मैंने इंजीनियरिंग जब ज्वाइन किया मैकेनिकल में, तो आई हैड दिस थिंग इन माइंड। वो तो एक रेट रेस था कि इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली, सबको देखा देखी, एंड रियलाइज की सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आते कि गलत आ गया, यहाँ तो समझ नहीं आ रहा क्या करना है, राइट, इन लॉन्गर रन फिर प्लान। लेकिन तब हाँ, ये इतना समझ में आ गया था कि हाँ यार, अब MBA करना है। इवन पीपल स्टार्टेड सजेस्टिंग कि यार तू तो MBA कर, रीज़न बीइंग कि सबको दिख रहा था कि क्या स्किल सेट है इसके अंदर। तो फिर मैंने MBA ज्वाइन किया। आफ्टर कैट वेट क्लियर करके मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MBA किया, चंडीगढ़ से। तो वहाँ पे भी ये था कि हाँ यार, ये कुछ अलग चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी MBA अगर आप जाओगे ना, तो पीपल कम फॉर MBA क्योंकि उनको अच्छी जॉब लग जाए, हाँ, उनको 20 लाख का पैकेज मिल जाए, 25 लाख का पैकेज मिल जाए। तो वहाँ भी ये प्रेशर था कि हाँ यार, पैकेज मिल जाए, तो मिल भी गया। आफ्टर MBA एयरटेल में जॉब लग गई, 9.5 लाख का पैकेज मिला मुझे, राइट। ये किस साल की बात होगी? ये 2018 की बात है। तो फिर लेकिन वही था कि मेरे को लग रहा था, क्योंकि उस समय ना लाइक कॉलेज ईयर्स में जो हम फाउंडेशन शुरू किया था, वो एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका था आफ्टर 5 years कि आई हैड अ गुड नेटवर्क इन दिस सिटी, एंड आई वाज लाइक, ये कुछ भी शुरू करूंगा तो वो तो चल जाएगा। तो मैं ग्वालियर वापस आया। जो मेरे मेंटोर्स थे, जिनसे मैंने ये चीज़ें विद टाइम सीखी, उसमें कुछ लोगों ने तो मुझे ये सजेस्ट किया कि जॉब करो, रीज़न बीइंग कि यू शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू एनी ऑर्गेनाइजेशन तो चलते रहेंगे, आप अपना लाइफ देखो, अपना करियर देखो। और कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं आकाश, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जियो, आप आओ वापस ग्वालियर, अपना बिजनेस शुरू करो, ट्राई तो करो, कुछ नहीं होगा तो हम तेरे साथ खड़े हैं, अपन दोनों मिलकर दूसरा सेटअप लगा देंगे, कोई फ्रेंचाइजी लाएं, कुछ भी नहीं होगा। MBA कर लिया है, किसी भी छोटे मोटे स्कूल में टीचर तो लग ही जाएगा, तो कुछ तो पैसा कमाई, टेंशन मत लो, तो शुरू कर, वी आर देयर फॉर यू, हम बैक एंड पे। एंड हुआ भी यही कि जिस दिन मैंने ये डिसीजन लिया कि हाँ मुझे ग्वालियर आना है वापस, तो प्रोबेबली पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, सबने कहा हाँ ठीक है, अगर तेरे को स्टेबल आइडिया लग रहा है तो यू कम बैक, यू स्टार्टेड। वापस आया मैं ग्वालियर। मेरे को मेरी एक प्रोफेसर थे, सप्पल सर, संदीप सप्पल सिंह, यहाँ पे कोचिंग क्लासेस चलती हैं, उन्होंने मुझे अपना ऑफिस दे दिया, ड्राइवर भी दे दिया कि हाँ यार, तू ये रहा ऑफिस, ये रहा प्रिंटर, तू तो अपना काम शुरू कर, मैं बैठा हूँ पीछे, है ना। जो टाइम इंस्टीट्यूट यहाँ पे, दर्पण सर, वन ऑफ माई वेरी गुड मेंटर्स, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि आकाश तू तो जहाँ बोल वहाँ आई विल इन्वेस्ट फॉर यू। हाँ, तो उन्होंने आगे से बढ़ के मेरे हर आइडिया में इन्वेस्ट किया। धीरे 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 वी ग्रू अप एक दूसरे के सपोर्ट से। और शायद हम भी यही प्रोसेस लेते हैं कि हमारे साथ जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, लगता है इनको हम कैसे करके ग्रो कर दें, बिकॉज इट्स अ गिव एंड टेक वाला प्रोसेस। आप दुनिया से मतलब रखोगे, दुनिया आपसे मतलब रखेगी, आप नहीं रखोगे तो ठीक है, मत रखो, तो दुनिया भी आपसे मतलब नहीं रखेगी। ये तो आप जितना एक दूसरे के काम आओगे, वो सबसे अच्छी जो होती है, इंसान बना ही इसलिए होता है। आपसे मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखा, मतलब एक ये है कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ। ऑफकोर्स नेटवर्क इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं, मैं तो कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट ही वही चीज़ होती है। इंडिया में ना ये चीज़ बहुत, जैसे मैंने अभी बताया कि MBA में लोग क्यों जा रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि अच्छी जॉब लग जाएगी, जबकि MBA में जाना इसलिए चाहिए था कि वहाँ नेटवर्क बनेगा। दुनिया में लोग MBA इसलिए करते हैं कि नेटवर्क बनेगा आपके पास, क्योंकि जब आप मैनेजरियल पोजीशन पे जाके जॉब करते हो, तो कहीं ना कहीं विद इन 10 years डाउन दी लाइन वो ही लोग कंपनी के CEOs या डिसीजन मेकर्स बनते हैं। तो आज अगर मैं MBA करके निकल रहा हूँ, मेरे साथ मेरे 50 दोस्त MBA करके निकल रहे हैं, और वो लोग किसी न किसी जगह ज्वाइन कर रहे हैं, तो विद इन 10 years वो किसी ना किसी कंपनी में CEO होंगे, किसी के MD होंगे, किसी के HR होंगे, या जो भी। तो उस टाइम पे जो आपका नेटवर्क होगा, वो शायद वो उस नेटवर्क में भी इन्वेस्ट, इसलिए MBA की फीस हाई होती है। बट लोगों को लगता है कि 15 लाख देंगे, 20 लाख की जॉब लग जाएगी, तो ROI अच्छा है, राइट। इसलिए ये आ रही है, रिटर्न इन्वेस्टमेंट देखना ही जाता है। रिटर्न इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन में देखा जाता है कि हाँ यार, वाकई में नेटवर्क कहाँ पहुंचा, मुझे कितने लोग मेरे पहचान के, मैंने आज मुझे 5 साल हो गए MBA किए हुए। आई एंजॉय वेरी गुड नेटवर्क अक्रॉस द इंडिया। किसी भी कंपनी में मैं जा सकता हूँ, किसी बड़ी बड़ी कंपनी में आई नो अ पर्सन कि हाँ यहाँ मेरा काम ऐसे बन जाएगा। दैट इज हाउ यू ऑल प्ले यार। मेरे अगर कल के 5 साल बाद मेरा कोई फ्रेंड इसने UPSC क्लियर कर, वो कलेक्टर बन जाए, तो मैं बोलूंगा ना यार, मेरा दोस्त कलेक्टर है, और क्या चाहिए होता है किसी को। दैट इज हाउ यू ग्रो। कई बार हमें ऐसा भी होता है, को-फाउंडर्स मिल जाते हैं, सप्लायर्स मिल जाते हैं, अपने वेंडर्स मिल जाते हैं, अपने कस्टमर्स भी अपने। बिल्कुल होता है। मतलब मैं अपनी केस स्टडी में बताऊंगा, जब मैंने बिजनेस शुरू किया सॉर्टेड स्क्वायर, तो जो मेरे फर्स्ट साथ में जो मेरे पार्टनर थे, उनसे मेरी थोड़े कुछ मनमुटाव हुआ, तो हमारी नहीं बनी किसी कारण से। दो आई हैड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स, वो बहुत पिछले 25 साल से बिजनेस में थे, मैं नहीं था बिजनेस, हमारी नहीं बन पाई किसी भी कारण से, बिकॉज दोनों काम करने का तरीका डिफरेंट था प्रोबेबली। बट देन जिस दिन उन्होंने ये बोला कि मैं छोड़ रहा हूँ, तो आई हैड अ पर्सन इन माई नेटवर्क जिसने कहा भाई मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तू जाने दे उसको।
हाँ, एंड इसी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्लाइंट भी हमें, पहला क्लाइंट भी जब हमें मिला तो हमें ऐसे ही मिला, उसके रेफरेंस से ही और क्लाइंट मिलना शुरू हो गए। तो नेटवर्क तो इट्स लाइक ऑलवेज ग्रोइंग थिंग है, और आप हमेशा उस पर काम करते रहो, आपको किसी चीज़ पे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यू लर्न फ्रॉम पीपल। आपको पता ही नहीं पड़ेगा कौन पर्सन आपको कब मिला था और वो कब लाइफ में आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एग्जैक्टली, यू नेवर नो। जैसे मैं बता दूं, पहली बार हम दैनिक भास्कर के ओपन माइक में लगे थे, सर ने ही मेरा नाम रिकमेंड किया था वहाँ पर। फिर अगली बार हम सर के ही ओपन माइक में आए थे, जो कि सॉर्टेड स्क्वायर में था, हमारा उत्सव के नाम से। वहाँ पर हमें अपने बाकी के जो टीम मेंबर थे, कंचन, शिवम, वहीं से 3M क्लब की शुरुआत हो गई थी। तो कॉलेज और इंजीनियरिंग की तो बात हो गई, फिर आपने इसके भी दौरान आपने इंटर्नशिप भी करी, तो वो कहाँ पर करी, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या इंपॉर्टेंस है आपकी नज़र में इंटर्नशिप? इंटर्नशिप करी मैंने, इंजीनियरिंग में कंपलसरी होती है। तो इंजीनियरिंग में तो मेरी इंटर्नशिप मैंने एक ग्रेटर नोएडा में एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप था, वहाँ पे करी थी। वो लोग बेसिकली LG और जो ये कंपनीज़ के फ्रिज आते हैं उनकी ट्रेज मोल्ड करते थे। तो मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप करी थी अपनी 1 महीने की। एंड MBA टाइम पे मैंने कैडबरी में इंटर्नशिप करी थी, बिकॉज वहाँ पे मतलब मुझे ऑपरेशंस मेरा डोमेन था, तो मुझे ऑपरेशन समझने थे कि वाकई में कैसे मैनेज होते हैं। इंटर्नशिप ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। हम भी अपने ऑफिस में आज भी सॉर्टेड स्क्वायर में इंटर्न्स को लेके आते हैं, एंड यू नो दैट इज़ हाउ यू पॉलिश पीपल। एंड लोग अपने करियर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सेल करते हैं उस चीज़ से। एंड वो मतलब मैंने एक जगह पढ़ा था कि वो अगर ना हो अमल, हो इल्म के होने से क्या हासिल। हाँ, किताबें लाद कर यूँ तो बहुत खच्चर निकलते हैं। तो वाला पॉइंट है कि लोग किताबें लाद के तो निकल ही जाएंगे, पास तो आप हो ही जाओगे रोल नंबर बन के कभी भी, बट देन इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग योर नॉलेज, तो आप कभी भी ना उस चीज़ के प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस को समझ नहीं पाओगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझ नहीं पाओगे, एंड देन अल्टीमेटली फिर वो बेकार है अगर आपके लिए, फिर क्योंकि आप उस लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाओगे कभी भी। आज की डेट में अगर मैं अपना बिजनेस सक्सेसफुली रन कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आई पर्सनली फील कि मैंने जो चीज़ें अपने MBA टाइम पे सीखी बुक्स में, वो चीज़ें मैंने इंप्लीमेंट भी करी हैं कहीं ना कहीं। मतलब आई रियलाइज डेली मैं कोई ना कोई अपनी पुरानी एक MBA नॉलेज अपने बिजनेस में अप्लाई करता हुआ दिख रहा हूँ। मुझे खुद ही फील होता है कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, राइट। और उसकी टेक्निकल वर्ड्स भी आपको पता होते हैं, राइट। बिफोर दिस आई नेवर यूज टू दिस, मतलब जब MBA नहीं था तब भी 5 साल हम फाउंडेशन को हो चुके थे, एंड आई रियलाइज तब मैं मुझे अप्लाई नहीं करता था। नाउ आई नो कि हाँ यार टीम कैसे मैनेज करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करने, नेगोशिएशन कैसे मैनेज करना है, हर तरीके का स्किल सेट जो हमने बुक्स में पढ़ा है इट इज़ समवेयर एप्लीकेबल। बट उसके लिए आपको वो यूज केसेस कैसे मिलेंगे, वो सिचुएशंस कैसे मिलेंगे कि आप उस नॉलेज को अप्लाई कर सको, वो इन इंटर्नशिप्स में आपको मिलती है करने को अप्लाई। मुझे लगता है करनी चाहिए। मतलब आई पर्सनली फील, वो बचपन में पढ़ते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सो जान, रसरी आवत जाते सिल पर प्रयत्न सान। तो वाली कहानी है कि आप जितना अभ्यास करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, एनीवेज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मतलब गधे से गधा या बुद्धिमान बन जाता है, कहीं उसको नॉलेज हो जाती है कि हाँ यार अब जब भी ये सिचुएशन है आई विल बी एबल टू हैंडल इट। और मेरे ख्याल से केवल इंजीनियरिंग नहीं, चाहे वो कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, लेकिन इंटर्नशिप सभी को करनी चाहिए, क्योंकि वो चाहे जॉब में आए या फिर वो बिजनेस में आए, हर चीज़ में आप देखो ना, CA जब हम करते हैं तो डे 0 से प्रैक्टिस शुरू हो जाती है, राइट। होटल मैनेजमेंट में डे 0 ये चीज़ें इंजीनियरिंग में आखिर में नहीं होती या MBA में नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप तो क्या प्रैक्टिकल एक्सपोजर डे 0 से मिलना शुरू हो जाए, दैट इज़ व्हाट यू फील। हमने कॉलेज में जब इंजीनियरिंग के टाइम पे मैकेनिकल में था, तो मेरा कॉलेज में ना मुझे बिल्कुल थोड़ा कम सपोर्ट में कि हर कोई कहता था किताब पढ़ो सेमेस्टर पास कर लो, राइट। हम लोगों ने गोकाट एक चैम्पियनशिप होती थी भोपाल में, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम 10-12 लोगों का दोस्तों का ग्रुप था, जहाँ से हम फाउंडेशन की भी शुरुआत हुई थी, वो वहीं से हुई थी बेसिकली। तो हमने क्या किया, हमने टीम बना के ना वर्कशॉप में जाके ना गो कार्ट मैन्युफैक्चर करते थे, राइट। तो कॉलेज वाले बहुत अपोज करते थे कि तुम क्लास बंक कर रहे हो, आफ्टर कॉलेज तुम कॉलेज खोल के बैठे हुए हो, तुम्हारी वजह से कॉलेज खुला हुआ है। हाँ, बट वी सेड नहीं हम करेंगे। हमने ना, हम पे नहीं था फंड, तो हम कुछ कॉन्ट्री करते थे, कुछ हमने एल्यूमिनाई से अपने स्पॉन्सर कराया, तो हमने गो कार्ट मैन्युफैक्चर करी। एक आपने इंजीनियरिंग फर्स्ट या सेकंड ईयर में एक खुद एक गाड़ी मैन्युफैक्चर करके उसको चलाया है ना, वो ड्रीम है अपने आप में लोगों के लिए कि हम बचपन में ना कागज़ से बनाते हैं वो चीज़ें, राइट। हमने खुद एक गाड़ी बनाई, उसको मैन्युफैक्चर किया, उसको चलाया, उसको हम रेसिंग चैंपियनशिप में लेके गए जहाँ पे ऑलरेडी 50 गाड़ियाँ थीं। हाँ, वहाँ पे हमने वो एक एक्सपोजर है अपने आप में। तो वो कब उससे हमने बहुत सारी सिर्फ गाड़ी बनाना सीखा, उससे हमने टीम बनाना सीखा, टीम को मैनेज करना सीखा, हमने बिजनेस समझा कि हाँ यार वाकई में ये गाड़ी बनाने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, कहाँ से आएगा वो पैसा, हर चीज़ हमने ऑल राउंड दी कॉर्नर उस चीज़ से सीखी। एंड आई पर्सनली फील कि ये जो एप्लीकेशंस थे उसी में वी रियलाइज कि हाँ यार हमें कुछ नया करना चाहिए, बिकॉज कॉलेज में वो चीज़ नहीं मिल रही थी हमें। तभी ये हुआ था कि हाँ जो भी वहाँ फ्रेंड्स थे वी यूज टू राइट, हम लोग को पोएम्स लिखने का शौक था सबको। तो हमने सोचा यार कहीं ना कहीं हम लोग एक बुक पब्लिश करते हैं, एंड
पोएम्स की और एक काइंड ऑफ क्या बोलेंगे उसके एंथोलॉजी, राइट। तो फिर हमने एक एंथोलॉजी पब्लिश करने का सोचा एंड फिर वो एंथोलॉजी नहीं बन पाई, लेकिन हाँ वो जो हम नाम था ना वो उस किताब का ही नाम रखा गया था, वो आज तक नहीं पब्लिश कर पाया। लेकिन हाँ ये जो हम फाउंडेशन शुरू हो गया ना, जो कलाकारों का समूह वो बन गया धीरे धीरे कि नाउ वी हैव गुड आर्टिस्ट विद अस, हर तरह का आर्टिस्ट कहीं ना कहीं हमसे एसोसिएटेड है, तो शायद उसी वजह से शुरू हुआ। एंड वी रियलाइज की लॉन्गर रन में प्रैक्टिकल करना, जैसे मैंने पहले बताया, कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। मेरे ख्याल से जो कोर्सेज में पार्ट ऑफ द करिकुलम ही ट्रेनिंग है, जैसे कि मैं सीए की बात करूँ 3 साल की ट्रेनिंग उसमें शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली, दैट इज़ वाई यू सी ना इनका करियर बहुत जल्दी सेट होता है। हमने बहुत बड़ी गलती ये करी कि हमने 4 साल इंजीनियरिंग में वेस्ट किया, उसके बाद 1 साल उससे पहले ड्रॉप लिया, 2 साल एमबीए किया, तब जाके हम बिजनेस शुरू कर पा रहे हैं। जबकि ये 7-8 साल ना अगर हम डे जीरो से प्रैक्टिस में लगाते हैं ना बिजनेस की, जो हम आज कर रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है हम 7 साल आगे होते हैं अपने ही बिजनेस आइडिया में। बिल्कुल सही बात है, राइट। जो शायद मेरे ख्याल से ये गलती बहुत लोग करते हैं, इसलिए मैं तो अब लोगों को प्रेफर करता हूँ कि अगर एमबीए करना है तो यार ऑनलाइन कर लो, नॉलेज इज देयर, एप्लीकेशन तो सीखनी है, वो तो अपने बिजनेस में ही सीखोगे आप, वो कोई भी नहीं सिखाने वाला कॉलेज में, राइट। बुक्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एमबीए कराया जा रहा है, रात को 2 घंटे बैठ के पढ़ो और दिन भर उसको अप्लाई करो, वो ज़्यादा अच्छा है। और आजकल क्या हो गया कि पहले तो ड्रॉप इंजीनियरिंग के लिए लेते थे बच्चे, अब 1 साल का ड्रॉप उसके बाद लेना पड़ता है कि कोई ना कोई स्केलर से कोर्सेज सीख रहे हैं, कहीं से बैंगलोर में जाके ईसी का बच्चा है और वो 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद 1 साल बैंगलोर में क्लासेस लेता है आईटी के लिए और फिर उसकी आईटी में जॉब लगती है। तो वो बेकार बात है ना, आप अपना टाइम खराब कर रहे हो अल्टीमेटली। मुझे ऐसा लगता है कि टाइम यूटिलाइज किया जा सकता है कि हम स्मार्टली थोड़ा काम करें। मैं मतलब अब जो मेरे जूनियर्स आते हैं मुझसे काउंसलिंग, उन सबसे कहता हूँ भाई अपग्रेड से कर लो, कुछ नहीं है, रात को 2 घंटे का एमबीए, यू विल गेट अ गुड टैग ऑल्सो। और क्योंकि वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा आपका दोस्तों का उस कॉलेज के, तो आपका नेटवर्क भी अपने आप धीरे धीरे बनेगा ही बनेगा ऑफकोर्स। एंड ऑन दी अदर चीज, लोग क्लासरूम एमबीए क्यों करते थे एक टाइम पे? इसी वजह से कि नेटवर्क बने। हम तो घर बैठ के पहले भी पढ़ सकते थे, किताबें घर पे कभी भी आ सकती हैं, यू कैन बाय इट फ्रॉम एनीवेयर, राइट। हम कॉलेज जाके वहाँ बैठते थे, किसी भी कॉलेज में या स्कूल में जाने की पद्धति थी, लेकिन लोगों को जाने, उनसे दोस्ती करें, उनसे मिलें, बिकॉज वही तो हमारी स्किल है, दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अ मशीन। आज की डेट में एआई और ह्यूमन में क्या डिफरेंस है कि ह्यूमन में इमोशंस हैं, ह्यूमन दोस्ती करता है, पेंटिंग करता है, गाना गाता है, दैट इज़ द डिफरेंस वी ऑल बिहेव, राइट। और उसमें अगर हम परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या मतलब इंसान होने का? एक लोगों को समझने का, ह्यूमन बिहेवियर सीखने को मिलता है, कैसे लोगों को आपको एग्जैक्टली। तो अब ये है कि अब आप इतना पैसा एमबीए में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप स्मार्टली पे करो, वो पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करो, अपने स्टार्टअप आइडिया में इन्वेस्ट करो, या जो भी अपने करियर के फॉर्म में इन्वेस्ट करो, है ना। एंड वो चीज़ जो आप नॉलेज आप ऑनलाइन गेन कर पा रहे हो उसको अप्लाई करने में इन्वेस्ट करो। आई थिंक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, आप उससे जल्दी प्रोग्रेस कर पाओगे। डिग्री से ज़्यादा स्किल पे थोड़ा ध्यान दो। एग्जैक्टली, बिकॉज डिग्रीज की वैल्यू धीरे धीरे कम हो गई है। मतलब इवन आई फेस दिस थिंग, मेरे ऑफिस में कई बार लोग इंटरव्यूज़ देने आते हैं, तो आई रियलाइज़ कि हाँ यार वहाँ पे वो अपना सीवी देते हैं, मुझे उसमें लिखा होता है मैंने बीकॉम किया है, बीए किया, आई फील किया ये तो वर्थलेस है, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्होंने ना तो ये कॉलेज गए हैं, ना इन्होंने कभी जाके उस चीज़ को देखा है, रियलाइज़ कि किसी काम की नहीं है डिग्री मेरे लिए, मेरे को तो वो दिखाओ जो तुम कर सकते हो। तो मैंने अपने ऑफिस में सिस्टम चेंज करके उनकी जगह ये कर दी। इवन इफ यूल सी कंपनीज ने भी आज की डेट में ना हैकाथॉन शुरू कर दिए हैं कि आप आओ चीज़ बना के दिखाओ, उसके बाद वील रिक्रूट यू, राइट। सेम चीज़ मेरे में लगी कि आप 1 महीना रुको हमारे यहाँ, राइट, वील गिव यू अ बेसिक पे फॉर इट, उसके बाद हम कंफर्म करेंगे कि वाकई में आपके चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, आप आओ अपनी स्किल्स दिखाओ हमें, बिकॉज सीवीज आर अ वेस्ट ऑफ टाइम आज की डेट में। अब वो ट्रस्ट नहीं होता उनके ऊपर, बिकॉज हर किसी का ना पैरामीटर डिफरेंट, देयर इज नो स्केल टू मेजर कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, राइट। ऐसा कोई स्केल नहीं है कि मैं आपने बोला कि मैं अच्छा हूँ तो मैं झूठ सच नाप नहीं सकता, राइट। मैं करके दिखाओगे तो मैं देख पाऊंगा कि हाँ यार ये अच्छा है। इंटरव्यू के बेसिस पे हम आपकी स्किल्स को एनालाइज नहीं करते, राइट, क्योंकि सीवी बनाने के लिए तो एआई है। सही बात, ये डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब एआई की बात चली रही है, तो हाउ यू सी एआई, मतलब कैसे आप देख रहे हो उसको, और क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट, या कैसे एडवर्सली इफेक्ट करने वाला कि नहीं बहुत बढ़िया क्या है? आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि ना टेक्नोलॉजी एक दुनिया में ना इनेबलर की तरह होनी चाहिए, दैट इज़ हाउ इट इज़ देयर, राइट। टेक्नोलॉजी जितनी भी है आज की डेट तक, वो सब एक आपके बिजनेस प्रोसेस को इजी करने के लिए बनाई गई है, राइट। चाहे वो किचन में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो कैफ़े में हो, कहीं भी हो, राइट। टेक्नोलॉजी जब जब अडॉप्ट की जाती है वो चीज़ों को ईजी करने के लिए की जाती है, राइट। एआई ने चीज़ें बहुत आसान करी हैं, हम सब जानते हैं, राइट। चीज़ें बहुत यूज़र फ्रेंडली हो गई हैं, बट देन हाँ ये साइड इफ़ेक्ट है उसका कहीं ना कहीं कि लोग अपनी मतलब लोगों की काम करने की स्पीड तो बढ़ी है, क्योंकि वो 2 काम की जगह दिन में 10 काम निपटा सकते हैं उसके साथ मिलके, बट अल्टीमेटली आई रियलाइज कि कहीं ना कहीं इट इज़ बैकफायरिंग एट सम टाइम तक, राइट। तो बैकफायर हो रहा है, हम ले ऑफ्स देख रहे हैं, आईटी में पूरी दुनिया में ले ऑफ्स हो रहे हैं रेगुलरली। तो
देखो क्या होता है, होप एंड मतलब ये चीज़ शायद एक टाइम पे जैक मा ने बोली भी थी कि एआई आएगा एंड द ओनली वे वी विल बी एबल डिफरेंशिएट अस फ्रॉम मशीन इज कि हम पेंटिंग कितनी अच्छी करते हैं, हम ड्राइंग कितनी अच्छी करते हैं, म्यूजिक कितना अच्छा करते हैं, क्रिएटिविटी है ना। तो दैट इज़ व्हाट डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम मशीन। तो हमें इन पे ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि इसी को तो हम एंजॉय करने के लिए इस धरती पे आए हैं। एज एन एम्प्लॉयर अच्छी चीज़ है, एज एन एम्प्लॉय बुरी चीज़ है, ऐसा कुछ? नहीं, एज ए एम्प्लॉयर भी बुरी चीज़ है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस में अगर हम बात करते हैं तो इट कम्स फ्रॉम अ कंपटीशन, राइट। बिजनेस में कंपटीशन होता है एंड अगर कोई आपके साथ का कॉम्पिटिटर, आप देखो ना एक टाइम पे देयर वाज बिजनेसेस जो अलार्म क्लॉक बना रहे थे, देयर वर बिजनेस जो मोबाइल्स बना रहे थे। तो मोबाइल बनाने वाले ने अलार्म क्लॉक बनाने को बंद कर दिया, राइट। तो आज की डेट में जो कंपनीज 100% एआई पे शिफ्ट हो चुकी हैं वो उन कंपनीज को जो 100% एआई पे शिफ्ट नहीं हुई है उनको कहीं ना कहीं बीट कर रही हैं चीज़ों में। एंड दैट इज़ द रीज़न कि एवरीबडी हैज़ टू शिफ्ट टू दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जहाँ पे लोग, यहाँ पे ट्रेंड आ रहा है मार्केट में, राइट। और वो होता ही है। हैंडीक्राफ्ट का मार्केट डाउन क्यों है? इसी वजह से, बिकॉज कहीं ना कहीं जो मशीन्स का काम है वो इजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है और आप उसको मास प्रोडक्शन कर पाते हो, राइट। तो वो है और आपको शिफ्ट होना पड़ेगा अगर आपको बिजनेस सस्टेन करना है तो। अदरवाइज आप एक नॉर्मल लाइफ में रह जाओगे। तो दैट इज़ हाउ। और शायद मुझे लगता है ज़रूरी इसलिए भी कि ह्यूमंस का प्रोग्रेस इसी पे डिपेंड करता है कोई कितनी जल्दी शिफ्ट होते हैं और इतने सालों से ये होता आ रहा है, तभी हम आज इतने प्रोग्रेसिव फील करते हैं खुद को। ओके, तो कमिंग टू सॉर्टेड स्क्वायर, 5 साल कंप्लीट हो गए, तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। उसकी जर्नी शुरुआत से बताइए और अभी पहले क्या था। पहले कोवर्किंग स्पेस था, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, तो चीज़ें कैसे इवॉल्व होती हैं, कैसे बढ़ी? सॉर्टेड स्क्वायर एक्चुअली ना अपने आप में बहुत यूनिक इनिशिएटिव था ग्वालियर के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ना हमने 2016 में जब स्टार्टअप्स पे काम करना शुरू किया हम फाउंडेशन में, तो हमने एक क्लब बनाया था ईडीसी हम के नाम से। इसमें हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट पे काम करते थे। उस समय ना शहर में 4-5 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, राइट। एंड वो सब ना एक ई कॉमर्स बना के बैठे हुए थे, इसमें वो ऑनलाइन सेल करते थे। वी यूज्ड टू फील कि यही स्टार्टअप है और कुछ नहीं है, हमें कुछ पता नहीं था उसके बारे में, राइट। वी वर नॉट नोन टू इट, बट वी सेड कि नहीं हम कुछ तो करेंगे। तो हमने एक छोटी सी कमेटी, 4-5 लोग, हम हर संडे मिलते थे, हम धीरे ग्रुप बनाना शुरू किया। 2016 से 2018 आते आते ना वो ग्रुप बन गया कुछ अराउंड 50-60 लोगों का। तो व्हेन आई केम बैक, मैं MBA करके जब वापस आया यहाँ पे, तो मैंने उन लोग का एक मीटअप कराया। एंड हमने ये मीटअप में देखा कि यार लोग ना कहीं परेशान हैं रिसोर्सेज को लेके। उनको रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं, उनको अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं मिल रहे हैं, उनको मतलब एक दूसरे के नेटवर्क का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। तो वी सेड लेट अस फॉर म्यूचुअल ग्रोथ हम एक को हेल्पिंग स्पेस क्रिएट करते हैं, हम इन सबकी कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू करते हैं। कम्युनिटी का कल्चर था उस समय, राइट। एवरीबडी वॉज प्रमोटिंग कम्युनिटीज अक्रॉस दी वर्ल्ड, राइट। पूरे ग्लोब पे कम्युनिटीज प्रमोट हो रही थी। फेसबुक तक ने कम्युनिटी फीचर लॉन्च किया था तब, राइट। तो हर कोई कम्युनिटी की ओर मूव करता है। वी सेड नहीं, हम ग्वालियर में कम्युनिटी बनाएंगे। हमने वहाँ पे 50-60 लोगों का ग्रुप बनाया, हमने मीटअप्स कराना शुरू किए एंड एवरीबडी साइंड अ एग्रीमेंट कि चलो मिलके को हेल्पिंग स्पेस बनाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपन शेयर बेसिस पे रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, खरीदते हैं। मतलब यही शायद आपने देखा होगा जब यूपी गवर्नमेंट ने ODOP प्रोग्राम शुरू किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो उसमें यही था कि एक हब बना दो। आज की डेट में उन्होंने नोएडा को टेक्सटाइल हब बनाने की कोशिश करी, तो वहाँ पर उन्होंने ना कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स लॉन्च कर दी कि आपको बल्क में माल नहीं खरीदना, आप गवर्नमेंट बल्क में माल खरीद लेगी और आपको उस रेट पे प्रोवाइड कर देगी, राइट। तो छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं उनको बल्क वो कॉस्ट मिल जाएगी जो वो बल्क में नहीं ले पा रहे हैं, या वो टेस्टिंग करानी है आपको मटेरियल की, तो वो सब मशीन्स उन्हें कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स में डाके डालने। तो नित्रा करके कंपनी और CFCs डेवलप कर रही है इस इंडस्ट्री में। तो ये सब चीज़ें हमने सोचा हम ग्वालियर में भी करें। अगर हम सब IT स्टार्टअप्स हैं तो हम IT के लिए जो भी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए जिन पे हम हर्डल्स फेस करते हैं, स्पेसिफिकली एम्प्लॉइज़, राइट, और उनकी ट्रेनिंग, तो हम उसके लिए कॉमन सेंटर बना लें कि हाँ यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ ट्रेन करते हैं और आपके हिसाब से आपके स्किल्स के रिक्वायरमेंट के एम्प्लॉयज़ आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप यहाँ से ले जाओ रिक्रूट करके, क्योंकि वो इंडस्ट्री रेलेवेंट एम्प्लॉयज़ होंगे। अभी क्या होता है इंजीनियरिंग में हो क्या रहा है कि हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा गैप है, ये बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन हमारी जो स्ट्रक्चर है वो इतना रैपिडली नहीं चेंज हो पा रहा है, इंडस्ट्री बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, तो ये मीट नहीं हो पा रहे हैं आपस में, इसके बीच में कोई गैप है। तो वो गैप फुलफिल करने, वो ब्रिज बनाने के लिए मुझे ये हम एक सेंटर लॉन्च करते हैं। और ये सब चीज़ें हम सोच रहे थे, वी वर इन दिस आइडिया, एवरीबडी वाज वर्किंग फॉर इट। फाइनली हमने सोचा कि नहीं, कहीं ना कहीं एक स्टेबल एरिया तो जहाँ हम बैठ पाएँ, सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत होती है। तब सॉर्टेड स्क्वायर का मतलब आइडिया आया सबको, एंड प्रोबेबली कई सारे ग्वालियर में लोकल बिजनेसमैन थे जो पुराने सीनियर्स थे, हमारे मेंटोर्स थे, उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे, वील इन्वेस्ट इन इट। तो 2-3 स्पेसेस देखी गई,
6-7 महीने लगे उस पूरे प्रोसेस में। फाइनली फिर नाम सोचा गया सॉर्टेड स्क्वायर एंड वी स्टार्टेड, है ना। सॉर्टेड स्क्वायर नाम के बारे में थोड़ा और बताइए, क्योंकि काफ़ी सॉर्टेड है वो। नाम तो ऐसा कुछ नहीं सोचा ना, ऐसा कुछ डायरेक्शन नहीं था। वन ऑफ माई सीनियर सजेस्ट कि नाम एस से रखो, तो पहले तो वो डायरेक्शन वहीं से मिल गया कि हम एस से नाम सोच, सुबह शाम नाम ढूंढना बहुत डिफिकल्ट हो गया आजकल। पहले ना आदमी नाम आपकी कुंडली से मिलाता था कि आपको क्या नाम रखना चाहिए। आज ना डिजिटल कुंडली बनानी पड़ती है कि आपको डोमेन नेम मिल जाए उस नाम से, आपको होस्टिंग मिल, आपको फेसबुक इंस्टाग्राम के पेजेस के यूजर नेम मिल जाए, वो बहुत ज़रूरी हो गया। ईमेल आईडी मिल जाए आपको उस नाम से, तो वो डिजिटल कुंडली लगभग चांस की बात है सॉर्टेड स्क्वायर से मिल गई। और उसका मोटिव भी ये था सॉर्टेड स्क्वायर का, मतलब जो मेरा विजन था पर्टिकुलर कि ये क्यूबिकल जिसको हम ऑफिस बोलते हैं अपने, वो नॉर्मली स्क्वायर शेप में होता है, इसलिए स्क्वायर वर्ड आया था। एंड सॉर्टेड इसलिए आया था बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट अ रिसोर्सफुल क्यूबिकल, कि आपकी जो भी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो वहाँ फुलफिल हो। जोमेटो जब शुरू हुआ, जोमेटो ने होटल्स या कैफे से ये कि आप खाना बनाए फोकस करो, आपका बाकी काम हम मैनेज कर लेंगे, राइट। सेम वाज आवर कंसेप्ट कि हाँ यार जब हम ऑफिस बना रहे हैं तो ऑफिस में आप आओ, जो आप करने आते हो वो करो, 8 घंटे 9 घंटे अपना बेस्ट प्रोडक्टिव डे निकालो। एंड जो भी XYZ हर्डल्स हैं कि AC लीक कर रहा है, पानी नहीं आया, बाई नहीं आई, वो सारा एंड टू एंड मैनेज आप हम पे छोड़ दो, वील मैनेज इट फॉर यू। एंड फॉर दैट यू हैव टू पे अस। इट्स नॉट जस्ट अ सीट, इट्स अ सीट विद द फैसिलिटीज, राइट। तो वो जब लोगों को मिले, लोगों का अच्छा है, तो हमें डे 0 पे वी हैड वेरी गुड कस्टमर, डे 0 से फुल चल रहा है। मैं आज तक ऐसा मौका नहीं आया, इवन ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स जब पूरे इंडिया में कोवर्किंग सफ़र कर रही थी, वीवर्क जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हर्डल्स फेस कर रहे थे, छोटे शहरों में इसका रिवर्स चल रहा था। Tier 1 में ये हो रहा था कि लोगों को लग रहा था कि वर्क फ्रॉम होम दे दो, और Tier 3 में ये हो रहा था कि वर्क फ्रॉम देना मजबूरी थी कि नहीं दे सकते क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। तो उनको लग रहा था इनके पास लैपटॉप नहीं है और ऑफिस में वर्क स्टेशन रखे, तो उनको ऑफिस बुला लो उस टाइम के लिए। तो धीरे 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 हमने फिर कोविड प्रोटेक्शंस को भी फॉलो करते हमने अपने 2 साल निकाले जैसे तैसे करके। बट हाँ, फाइनली आई फील कि आज भी कोवर्किंग इसी वजह से फुल चल रही है, बिकॉज ग्वालियर में आज रिसोर्सेज आज भी धीरे धीरे डेवलप, आज भी मतलब मुझे ना एक आध व्यक्ति मिल जाता है जो ऑफिस आता है, ये बोलता है अरे वाह ये तो कुछ नया आइडिया है, जबकि ये आइडिया कोवर्किंग का ना स्टार्टेड ईयर्स बैक। और अगर आप मेट्रोज में आओगे तो हर दूसरे थोड़ी गैप में कोवर्किंग स्पेस मिल जाएगा आपको। ग्वालियर में अब जाके वी हैव 3 स्पेसेस, तो वो गैप है, लेकिन ठीक है। आई पर्सनली फील कि अभी भी ज़रूरत से ज़्यादा स्पेसेस आ चुके हैं एंड धीरे धीरे द कल्चर इज बिल्डिंग। प्रोबेबली नेक्स्ट 10 ईयर्स मुझे लगता है एक प्रोग्रेसिव ग्वालियर हम जो देख रहे हैं, सब लोग विजुअलाइज कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है कि वो अचीव हो जाएगा। तो सॉर्टेड स्क्वायर की तो बात हो गई, फिर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वो कब बनी या कब से वो चीज़ें शुरू हुई, कोविड के पहले या कोविड के बाद से? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का ऐसा हुआ कि लाइक आई वॉज इन टू मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस फ्रॉम डे 0, राइट। मेरा डोमेन शुरू से यही रहा। और लक बाई चांस की बात है, मुकुल जो मेरा साथ में मेरे को फाउंडर हैं, वो उस समय एमडॉक्स पुणे में जॉब कर रहे थे। जैसे मैंने बताया कि मेरे फर्स्ट पार्टनर थोड़ी मेरी नहीं बनी, तो मुकुल केम इन बिटवीन है। मुकुल ने कहा कि आकाश आई विल मैनेज, आई विल बी देयर फॉर यू। तो मुकुल ने जॉब छोड़ के ही कैम बैक टू ग्वालियर। he manages accounts and finance in Gwalior, but he is a technical expert, right? He's a IT guy, right? तो एमडॉक्स में जॉब करता था, तो वो ग्वालियर जब आया, उसने कहा मैं ग्वालियर आता हूँ जॉब छोड़ के, आई विल बी देयर फॉर यू। नेटवर्क यू सेड, तो एक व्यक्ति ने आपके लिए जॉब छोड़ी और आपकी ही कंपनी में आके इन्वेस्ट किया, ही बिकेम दी को-फाउंडर, राइट। और अभी हम दोस्त अच्छे थे, हमने साथ में हम फाउंडेशन शुरू किया था आज से 10 साल पहले, तो देयर वाज अ गुड नेटवर्क। तो वापस आया, हमने मिलकर इस चीज़ को शुरू किया। वी रियलाइज्ड, क्योंकि मैं ना फ्रीलांसिंग डिज़ाइनिंग करता था कॉलेज ईयर्स से, तो आई हैड अ गुड ऑर्डर वन डे। मैं एक दिन ऑफिस में बैठा हूँ, बहुत अच्छा ऑर्डर मेरे पास आया, तो और मुझे ना मतलब एक सिंगल डे में ना इतना अच्छा ऑर्डर था, मैंने सिंगल डे में डिज़ाइनिंग कंप्लीट करी है ना, अर्न 40,000 रुपीज़ इन अ सिंगल डे। डिज़ाइनिंग ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक आयुर्वेदा कंपनी थी नागपुर की, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर प्लेस किया डिज़ाइनिंग का। मुझे उनके बॉक्सेस और लेबल्स वगैरह बनाने थे, देयर वर 20-30 बॉटल्स, उनके ब्रोशर्स बनने थे। एंड मतलब वो काम ऐसा था कि वो एप्लीकेशंस बहुत थे, तो करना मेरे लिए एक दिन में पॉसिबल था। तो मैंने वो काम एक दिन निपटाया। एंड मुकुल वॉज ऑब्जर्विंग ऑल दिस एक्टिविटी। उसने कहा यार ये तो तूने बड़ा अच्छा काम किया, एक दिन में यू अर्न 40,000 रुपीज़। मैंने कहा यार तो ये तो बहुत नॉर्मल चीज़ है डिज़ाइनिंग में, अगर आपके अंदर कोई स्किल होती है तो बहुत जल्दी कुछ अचीव करते हो। मैं कॉलेज ईयर से डिज़ाइनिंग कर रहा था, मतलब क्योंकि मैगजीन ये सब शुरू की थी, डिज़ाइनिंग हमने खुद सीख ली थी विद इन कॉलेज ईयर्स। तो उस दिन मुकुल ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई अपन डिजिटल फैक्ट्री या कुछ ऐसा डिज़ाइनिंग का सेटअप शुरू करते हैं। तो हम डिज़ाइनिंग सेटअप शुरू किया। विद टाइम हमने फिर टीम बनाना शुरू करी, जैसे जैसे क्लाइंट्स आना शुरू हो गए, थोड़ा उसको और रीस्ट्रक्चर करने लगे, तो फिर वी रियलाइज़ कि हाँ हमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग की ओर मूव होना चाहिए। तो वहाँ से डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल फैक्ट्री का प्रोसेस शुरू हुआ। देयर वर सर्टेन पीपल लाइक तुषार वॉज दी मेन पर्सन जिसने मुझे पीछे से बैक सपोर्ट दिया उस टाइम पे कि तू तो शुरू कर। डिजिटल फैक्ट्री नाम ही तुषार का दिया हुआ है, राइट। तुषार यू नो
Labs. हाँ, ही इज़ द फाउंडर ऑफ +91 लैब्स। वो कंपनी मेरे ऑफिस में कोवर्किंग बैठती थी उससे, वो कंपनी मेरे ऑफिस सॉर्टेड स्क्वायर से शुरू हुई है, राइट। तो वो 4 लोग, उनकी 4 लोग की टीम बैठती थी। तो शाह यूज्ड टू यूजुअली विजिट, ही वाज वर्किंग विद अ कंपनी इन दिल्ली उस टाइम पे। तो वो ना ऑफिस आके बैठता तो वी यूज्ड टू डिस्कस आइडियाज़, राइट। तो उसने मुझे बोला कि डिजिटल फैक्ट्री नाम रखना चाहिए, यू शुड स्टार्ट डिजिटल फैक्ट्री एंड वील बी देयर इन बैक सपोर्ट इन एवरी वे वट एवर वे पॉसिबल। तो ऐसे करके फिर वो डिजिटल फैक्ट्री कंसेप्ट शुरू हो गया। फॉर्चुनेटली आज डिजिटल फैक्ट्री अपने 40 लोगों की टीम बन चुकी है, हमारी भी 40 एम्प्लॉयज़ की टीम है आज की डेट में। इट्स ग्रोइंग एंड ग्रोइंग गुड। धीरे धीरे वी हैव एक्सपेंडेड आवर हॉराइजंस एवरीवेयर इन दिस इंडस्ट्री। ओके। और काफ़ी सारे ग्वालियर के भी क्लाइंट्स और बाहर के भी क्लाइंट्स आपके पास? हाँ, मेरा मतलब मेजर डोमेन हेल्थ केयर रहा शुरू से। तो मेरे पास हेल्थ केयर के क्लाइंट ज़्यादा हैं। लाइक आई एम मैनेजिंग डिजिटल मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, कैंपेनिंग फॉर हॉस्पिटल्स, फार्मा कंपनीज एंड ऑल दोस पीपल। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या होता है, थोड़ा उसको डिफाइन करेंगे? परफॉर्मेंस इज बेसिकली ऑल अबाउट गिविंग रिजल्ट्स बेसिकली, कि आपके पास फाइनली सेल्स आए, वो कन्वर्जन आपको फील हो, आपके ROIs आप मेजर कर सको, वो ट्रैक हो प्रॉपर्ली, राइट। उसके लिए प्रॉपर फनल्स क्रिएट किए जाते हैं, उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस बनाया जाता है पहले और उन टारगेट्स को अचीव किया जाता है। और फिर पेमेंट भी इट्स नॉट जस्ट ब्रांडिंग बेसिकली। ओके। पेमेंट भी फिर आपका क्लाइंट उसी के अकॉर्डिंग करता है, ऐसा कुछ होता है? ऑफ कोर्स। ओके, राइट। जो इनिशियली जो कमीशन वाला काम होता था, जो एजेंट्स करते थे कि सेल्स करा के दो, वो आजकल डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू इट्स नॉट जस्ट कमीशन, इट्स ऑलवेज फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इन दीज डोमेन्स, की फिक्स्ड कॉस्ट तो क्लाइंट को बियर करनी ही पड़ती है, प्लस वेरिएबल सक्सेस फी हम चार्ज करते हैं कि आपको ये अचीव हुआ और आपकी उम्मीद से ज़्यादा अचीव हुआ तो आप अच्छी सक्सेस फी चार्ज करते हैं। दैट इज हाउ IT कंपनीज। तो डिजिटल मार्केटिंग में आजकल सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है। आपने भी अभी salesguy.me करके वो चलाया, जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ। फिर मैंने अपना 50 डे चैलेंज लिया। तो मेरा उसकी क्या स्टोरी थी? उसकी स्टोरी ये थी कि विद इन लाइक जब ये डिजिटल फैक्ट्री चल रहा था तो वी स्टार्टेड रियलाइजिंग इन लॉन्गर रन कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जिस हिसाब से चेंज हो रहे हैं, ऑर्गेनिकली फॉलोअर्स इंक्रीज करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट एंड पेड फॉलोअर्स के लिए इंस्टाग्राम पे एडवर्टीजमेंट्स नहीं चलते हैं। तो क्लाइंट यूज टू पिंग अस वेरी रेगुलरली कि हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम क्लाइंट को हमेशा इस चीज़ पे फोकस करके लेके चलते हैं कि आपको बिजनेस है। अगर आपको बिजनेस आ रहा है तो आपके फॉलोअर्स कितना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता उस चीज़ से, राइट। तो मेरा हमेशा मोटिव ये रहा कि लोगों को बिजनेस मिले, जो भी मैं काम कर रहा हूँ उसके रिजल्ट्स होंगे तो वो रिकर करेगा क्लाइंट, और रिकर करेगा तभी तो हम भी लॉन्गर रन में सक्सेस होंगे, राइट। तो मैंने हमेशा उस वे ऑफ चीज़ों में से, लेकिन लोगों को लगता है कहीं ना कहीं ब्रांडिंग की भी नीड होती है, जितना मैक्सिमम लोग उनको फॉलो करें वो भी एक चीज़ उनको दिखानी होती है मार्केट में। तो वहाँ पे ना वी वर स्ट्रगलिंग कि यार ये फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, राइट। एंड दैट वॉज द टाइम जब मैंने कहा कि लाओ आई विल टेक अ इनिशिएटिव। मेरा एक पेज पड़ा हुआ है खाली सेल्स गाय का, मैंने तो बहुत पहले बनाया था, खाली पड़ा था, मैं शुरू करता हूँ एंड शो यू फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं। तो जस्ट टू मेक श्योर कि टीम को समझ में आए कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, वो पेज शुरू किया। वो पेज मैंने सिर्फ 1 महीना रन किया है। शो मैंने उन्हें एक प्रैक्टिकल दे दिया कि हाँ देखो 0 से 5000 फॉलोअर्स, हाँ एक 40 डेज चैलेंज लिया है ना, और मैंने उसमें 5000 फॉलोअर्स अचीव करके दिखा दिया उनको उस 45 डेज में। तो एवरीबडी वॉज सरप्राइज कि हाँ ये तो अचीव किया जा सकता है। एंड दैट वॉज द रीज़न ऑफिस में उसके बाद 2 लोगों ने अपना पेज शुरू किया एंड उन्हें 50,000 फॉलोअर्स अपने क्रॉस किए विद इन 2 मंथ्स। एंड उसके बाद फिर हमने उस पर्टिकुलर चीज़ को कि आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ की सर्विसेज को हमने सेल आउट करना शुरू किया, एक नया वर्टिकल बना के लीड मशरूम के नाम से। आज की डेट में हमारे पास 12 to 15 क्लाइंट्स हैं उस चीज़ में, जिनमें हम 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। आपने क्या क्या सीखा मतलब उससे, कि क्या क्या करना चाहिए क्रिएटर? वी रियलाइज कि हाँ आपको वो कंटेंट बनाना चाहिए जो जिसमें सामने वाला लोग इंटरेस्टेड हो, आपको वो नहीं बनाना चाहिए जिसमें आप इंटरेस्टेड हो। एंड दैट इज़ द डिफरेंस, राइट। अगर आज मैं खुद इंस्टाग्राम खोलता हूँ एंड आई कीप ऑन स्क्रॉलिंग रील्स, तो मुझे वही रील पे मैं रुकता हूँ जहाँ मुझे लगता है जो मेरे लिए कुछ काम की है, राइट, ना कि उस पर जो एक बहुत रेगुलर सी चल रही है, राइट। उसमें लीड मैग्नेट, सो देयर इज अ साइंस बिहाइंड एवरीथिंग, राइट। एक साइकोलॉजिकल साइंस होती है हर चीज़ में, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं स्टडी हुई है बीच में बहुत ज़्यादा। एंड वी रियलाइज कि हाँ नाउ वी आर सक्सेसफुल इन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वी आर वर्किंग विद सो मेनी डॉक्टर्स। हमने कई सारे डॉक्टर्स को इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट किया। ग्वालियर में भी एक लोकल डॉक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट हाँ ही टर्न आउट बी वेरी गुड इन्फ्लुएंसर इन दिस डोमेन। आज की डेट में ही इज केटरिंग क्लाइंट्स फ्रॉम अक्रॉस द इंडिया। जब पहला क्लाइंट उनका श्रीनगर से चल के ग्वालियर आया ना, तो वी वर सरप्राइज्ड कि लोग यहाँ से दिल्ली जाते हैं अपना इलाज कराने के लिए, एक व्यक्ति श्रीनगर से ग्वालियर आ रहा है कि मैंने ऑनलाइन देखा था इनके बारे में। तो आई रियलाइज की द इम्पैक्ट ऑफ इट, राइट। और आज की गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली कंटेंट क्रिएटर्स का सम्मान किया है, राइट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने। तो अभी पॉइंट ये है कि एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, तो व्हाई नॉट अस। तो वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट द न्यू थिंग्स इन लाइफ, राइट। तो आई थिंक ये वर्सेटैलिटी जो है ना, यही हमारा एक USP है, हम फाउंडेशन में भी और सॉर्टेड स्क्वायर में भी, कि कुछ भी नहीं आता है तुरंत अडॉप्ट करते हैं उसको मूव करते हैं। करेक्ट।
क्योंकि उससे पता पड़ रहा है मोदी जी ने जब आपको सम्मान दिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फ्यूचर वही है। एग्जैक्टली, और फ्यूचर मतलब इट कैन बी वन ऑफ द इम्पैक्टफुल डोमेन। बिल्कुल, सेलिब्रिटीज आर नाउ द इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर नए सेलिब्रिटीज हो गए। एग्जैक्टली। करेक्ट। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे जानी, सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हो गई है। आपने अपने जो भी करियर रहा आपका बिजनेस का अभी तक का, उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या क्या स्टार्टअप फाउंडर के बेसिकली चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या थ्रेट्स होते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? जब आप बिजनेस शुरू करते हो सबसे पहले थ्रेट तो ये होता है कि आपने जो नॉलेज ली है दुनिया से वो वाकई में एप्लीकेबल है भी कि नहीं, राइट। और वो किस हद तक आप अपने सिचुएशन से आपसे उसको कस्टमाइज करके अप्लाई कर सकते हो। अब चैलेंजेस तो आते हैं बिजनेस में, डेली यू गो टू ऑफिस, डेली आपको सुबह एक चैलेंज मिलेगा। बट ये है कि आपको अपने एटीट्यूड को 100% रख के आपको कॉन्फिडेंटली उस चीज़ से डील करना है, राइट। मतलब जैसे अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने अपने नया सेटअप एक शुरू करा हूँ रूम ऑफ रिवॉर्ड्स के नाम से। तो उसमें यही हुआ कि मुझे ट्यूसडे को लॉन्च करने का मेरा मन था, मैं ट्यूसडे को इनॉग्रेशन का एक इवेंट करूँ। तो उस इवेंट में बेसिकली हुआ ये कि संडे को मैं उसकी प्रिपरेशंस ली, जब ऑफिस पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा जो गोडाउन है, जो स्टोर है, उसमें ना पानी भर गया है। और वो बेसमेंट में पानी भर गया, तो इट वाज अ ट्रबल फॉर अस, क्योंकि बहुत सारा मेरा उसमें ना मतलब लॉजिस्टिक्स ख़राब हो गया उसमें। बट और हमें करीबन मतलब हम सुबह 7 बजे लेकर शाम को 7 बज गया और हम ना सुबह बाल्टी भर के पानी बाहर फेंक रहे थे। तो पूरा दिन हमारा उसमें निकल गया एंड वो ट्यूसडे का इनोवेशन है हमारा शिफ्ट होकर एटलीस्ट 2 हफ्ते का हम पीछे चले गए उससे। तो इट्स अ चैलेंज, बट देन ठीक है, वी रियलाइज कि नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ऐसे ही चीज़ें शुरू होती हैं। कोवर्किंग जब शुरू किया था मैंने तो सॉर्टेड स्क्वायर, तो उसमें यह हुआ था कि सितंबर 2019 को सॉर्टेड स्क्वायर लॉन्च हुआ है एंड विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स कोविड खड़ा था, राइट। और हमने 2 साल कोविड फेस किया है स्टार्टिंग, तो हम तो डे 0 पे प्रिपेयर हो गए थे कि हाँ यार हमें तो प्रॉब्लम्स आनी ही आनी है। तो ये तो पार्ट ऑफ प्रोसेस है मुझे ऐसा लगता है, बट द वे यू डील विद देम इज द सॉल्यूशन। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम इस डोमेन में देखते हैं, मतलब आई यू कीप ऑन सीइंग बिजनेस, हर कोई देखता है कि मैक्सिमम बिजनेसेस ना विद इन 5 ईयर्स स्पैन में बंद हो जाते हैं, राइट, ऑलमोस्ट 75% ऑफ देम। और जो 25% एग्जिस्ट करते भी हैं ना, उसके भी अराउंड 80% बिजनेस 10 ईयर्स में बंद हो जाते हैं। बहुत कम बिजनेस सस्टेन करते हैं, राइट। वो सस्टेन क्यों करते हैं? उनको राइट मेंटोरशिप मिलती है, उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव होता है, वो सिचुएशन हैंडलिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं, और सबसे बड़ा सपोर्ट उनकी टीम होती है, राइट। अगर आपके पास टीम है ना, आप सब कुछ भी कर सकते हो। उस दिन पानी भरा, मेरे पास टीम थी तो शायद मैं 12 घंटे में फ्री हो गया, अकेला होता तो शायद मेरे को और 24 घंटे लग जाते, राइट। तो वो टीम ही है जो आपको सिचुएशन से बाहर निकालने की हिम्मत रखती है। तो ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर टीम, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। कल ही मेरे ऑफिस की 5 ईयर्स की पार्टी थी, राइट। हम लोग हर मोमेंट को सेलिब्रेट करते हैं अपने ऑफिस में, एंड मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि ना टीम को ही एम्पावर करो। वो आपके लोग हैं, वो आपके हैंड्स हैं, राइट। आप जितना उनको एम्पावर करोगे ना, उनको जितना रिसोर्सफुल बनाओगे, उनकी प्रॉब्लम्स को जितना खत्म कर दोगे ना, उतना ही दे विल बी मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, एंड दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ फैमिली, राइट। अपने आप में आप उनके साथ दिन के 8 से 10 घंटे बिताते हो, वो आपकी फैमिली है अपने आप में। और वो अगर खुश है ना, तो आपके पास हमेशा यू विल गेट थिंग्स बिग। आप जो लगाओगे ना वो ही निकलेगा। वो कहते हैं ना कि आप बोया पेड़, क्या बबूल का तो आम कहाँ से होगा, तो वो नहीं होगा। ये आपको आम का पेड़ बोना पड़ेगा तभी आम निकलेगा। तो वो पॉइंट है कि सब चीज़ें घूम फिर के आपके पास आती हैं। मतलब वन ऑफ माई मेंटर्स हरीश प्रजापति से, उन्होंने हम सबको सिखाया है कि भाई इस दुनिया में एक दान डालोगे 100 देगी, धरती किसी का उधार नहीं रखती। 100 डालोगे 1000 देगी, 1000 डालोगे लाख देगी, राइट। आप किसी को आप 0% एफर्ट डालोगे 0% रिजल्ट आएगा, 100% एफर्ट डालोगे 100% रिजल्ट आएगा। तो वो आपके ऊपर है कि आप देते क्या हो। देना जिसने सीख लिया उसके पास अपने आप आने लगेगी चीज़। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन। टीम और स्टाफ के साथ आपको क्या चैलेंजेस लगते हैं? कि क्योंकि आजकल कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस ओनर्स हैं, तो हर कुछ महीने में उनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि एम्प्लॉयज़ और नॉट रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो कोई ना कोई कभी ना कभी जाता जा रहा है। तो उससे कैसे डील करता है एक बिजनेसमैन? मुझे ऐसा लगता है कि एक ना बहुत पुरानी कोटेशन है, या आपने कभी सुनी होगी, आप तो खुद प्यार मोहब्बत के ऊपर काफ़ी लिखते हो, कि जब आप किसी को छोड़ देते हो ना, तो वो अपने आप वापस आ जाता है, और जितना बांध के रखते हो उतना वो आपसे भागने के लिए तैयार रहता है। तो और मैंने अपने ऑफिस में हमेशा यही कल्चर बनाया कि हम वी गिव आवर एम्प्लॉयज़ कंप्लीट फ्रीडम, कि उनको जो करना है वो ऑफिस आके करें, उनको गेम खेलना है वो गेम खेलें, वो उनको सोना है वो आके सो जाएं, जो करना है वो करें। बट अल्टीमेटली दे आर सर्टेन टारगेट्स, वो उनको अचीव करें, वो कैसे भी करें, वो रात को करें, दिन में करें, शाम को करें। एंड आई थिंक वो एक रीज़न है कि मेरे ऑफिस में द टीम ऑलवेज स्टेज हैप्पी, राइट। मेरे यहाँ कोई कॉस्ट्यूम का या यूनिफॉर्म का कल्चर नहीं है, मेरे यहाँ कोई वर्क लिमिट्स नहीं है, कोई टाइम लिमिट्स नहीं है।
एवरीबडी इज़ वेरी सेटिस्फाइड कि हाँ यार ऐसे ऐसे मुझे अपने दिन में इस तरह से अचीव कर लेना है। माई ओनली रिक्वायरमेंट इज़ कि मेरा क्लाइंट खुश रहे। अगर क्लाइंट खुश है तो सब दुनिया खुश है, और इफ़ कस्टमर इज़ नॉट हैप्पी तो फिर आप कैसे सस्टेन करोगे बिजनेस में। तो टीम को अगर रिटेन करना है ना तो आपको उनको खुला छोड़ना पड़ेगा। और लोग क्या करते हैं, टीम को बांध के रखते हैं। मैंने तो ग्वालियर में ऐसे ऑफिस भी देखे हैं जहाँ पे ना क्यूबिकल्स अगल बगल लगा के ना व्यक्ति कहते हैं कि आप इससे बात मत करो, सीधे स्क्रीन में देखते हो, द मोमेंट आपने सिर लिया तो आपको डांट पड़ जाती है ना। कई सारे एम्प्लॉयज आके अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि हमने ना मतलब हम ऑफिस पहुंचे तो हमें बॉस ने आते ही डांट दिया और आगे बाहर निकल जाओ, पहले तुम सेल्स लेकर तो ऑफिस मत घुसना। सो ऐसे नहीं होता, आपको उनको कल्चर देना पड़ेगा, उनको परफॉर्म करने के लिए टाइम देना पड़ेगा, उनको ना वो विजन दिखाना पड़ेगा कि वाकई में आपको ये अचीव करना है, और उनकी ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। अल्टीमेटली अगर आपकी 10 लोगों की टीम है और वो ग्रो कर रही है तो कहीं ना कहीं एज अ होल आपका बिजनेस ही ग्रो करता है। बट होता नहीं है, कहीं ना कहीं मैंने ग्वालियर में ये चीज़ें बहुत देखी, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये एम्प्लॉय ग्रो कर जाएगा तो ये छोड़ देगा, या ये एम्प्लॉय ग्रो कर जाएगा तो ये अपना पर्सनल बिजनेस लगा देगा। अरे अगर वो ग्रो कर जाएगा तो आपको जीवन भर याद रखेगा कि हाँ यार इनकी वजह से मैं ग्रो हुआ था, राइट। यू कीप ग्रोइंग योर पीपल एंड दे विल ऑफ कोर्स ग्रो यू इन रिटर्न, वो पक्का है। आज की डेट में मतलब मेरे ऑफिस में फाइल सी, अभी रिसेंटली मेरा यही एक वन ऑफ माई एम्प्लॉयज़ 3 साल पहले उसने मेरे साथ डिजिटल मार्केटर ज्वाइन किया था। नाउ एट प्रेजेंट ही इज़ वन ऑफ आवर को फाउंडर्स, राइट। हम 2 से 3 को फाउंडर हो गए, राइट। एंड दे आर 2-3 मोर पीपल इन लाइन जिनको हम विद टाइम अपने साथ पार्टनरशिप में जोड़ेंगे। तो आई रियलाइज कि हाँ यार ग्रो करना जरूरी है टीम को, एंड दैट इज हाउ दे विल रिटेन विद यू, क्योंकि उनको ग्रोथ दिखेगी, उनको रोज नई नॉलेज सीखने को मिलेगी, और शायद हर कोई इसी चीज़ की ओर काम करना पसंद करता है। नॉट एवरीबडी कैन ओपन अप अ स्टार्टअप। टीम भी ज़रूरी है, एम्प्लॉयज़ भी ज़रूरी है, जॉब करना भी ज़रूरी है। मैं किसी से नहीं कहता कि आप हर कोई बिजनेस करने लगे, हर कोई स्टार्टअप करने लगे, नहीं कर सकता। एवरीबडी हैज़ अ स्किल सेट, और शायद वो स्किल सेट ही उसको यूनिक बनाता है। और मेरे ख्याल है जॉब से कुछ अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जॉब जब आप बिजनेस करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प करती है, अगर आपने जॉब एग्जैक्टली अगर बिजनेस अगर सब लोग स्टार्टअप करने लगेंगे तो फिर काम कौन करेगा, राइट। मतलब मेरे ऑफिस में व्हेन आई एंटर माय ऑफिस में बहुत सारी चीज़, मुझे लोगों को मैनेज करना है, मुझे टीम हैंडलिंग करनी है, क्लाइंट मैनेजमेंट देखना है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट देखना है, वेंडर मैनेजमेंट देखना है, एंड नंबर ऑफ थिंग्स आई हैव टू सी, अकाउंट्स देखना है, HR देखना है। तो एक्चुअल में जो ऑपरेशन है वो टीम ही करती है। अगर मुझे टीम नहीं होगी मेरे पास तो हाउ विल आई ग्रो, राइट। तो जॉब करना भी ज़रूरी है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता कि हाँ सब लोग स्टार्टअप करें, नहीं, हर कोई स्टार्टअप नहीं करे। जिसके अंदर वो स्किल सेट है वो स्टार्टअप नहीं है, कोई बात नहीं, वो जॉब करे और वो जॉब में ग्रो करे। अल्टीमेटली पॉइंट है कि आपकी ग्रोथ होनी चाहिए। तो स्टार्टअप की आपकी बात कर ली, डिजिटल मार्केटिंग की बात हो गई। एक बिजनेस में बहुत सारे कॉन्सेप्ट या एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि डेट और इक्विटी की बात करें। जैसे मेरी फैमिली का बचपन था कि ना उधार लो ना उधार दो। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अब मुझे ओवर टाइम समझ में आ रहा है कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, क्योंकि आपका बिजनेस अगर अच्छे से चल रहा है तो वो आपको रीपे आप आराम से उसको कर दोगे। तो आपका डेट और इक्विटी के बारे में क्या सोचना है? एक ना बहुत पुराना थॉट है, मतलब बहुत सारे लोग ट्रेडिशनली उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि चादर उतनी ही फैलाओ जितने में आपके पाँव आ जाए, राइट। आप उससे ज़्यादा ना सोचो ना करो, राइट। तो बिजनेस इज़ ऑल अबाउट मेकिंग अ बैलेंस, विच आई फील, राइट। आपको लगता है कि आपकी सिचुएशन है, आपके ऐसे कॉन्क्रीट मॉडल है कि आप डेट ले सकते हो और उसकी पूर्ति कर सकते हो, बिल्कुल लो, कोटेशन मैंने भी लिया है, राइट। वन ऑफ माई मतलब अभी रिसेंटली हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के लिए हमने एक लोन लिया था, एंड वी हैव रीपेड इट विद इन अ ईयर, राइट। तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप लोन लो, आप इक्विटी में पार्टनर्स को जोड़ो, या आप कुछ भी एक्सपेसिव तरीके से द वे यू कैन मेक योर हाउस, राइट। आपको वो चीज़ अचीव करनी चाहिए, राइट। एंड मुझे लगता है कि इन चीज़ों के लिए ना कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं है, ये सब सिचुएशनल प्रोसेस होते हैं, राइट। अगर आप और हर चीज़ का एक टाइम होता है, कंक्रीट मॉडल होता है। हाँ, बस पॉइंट मेन ये रहता है कि उसमें क्लैरिटी हो, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बिजनेसेस में ओवर लोन ले लेते हैं या गलत पार्टनर्स को जोड़ लेते हैं, हर किसी से इक्विटी शेयर कर लेते हैं, विच इज़ नॉट गुड, होल्ड नहीं रह पाता फिर बिजनेस, राइट, विच इज़ नॉट गुड। तो आपको ना हर चीज़ का बैलेंस बना के देखना है कि हाँ यार और हर बार ये सोचना है कि इसके बिना हो पाएगा क्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाँ यार, जैसे हम खाने के लिए कहते हैं ना कि अगर आपको पतले होना है तो आप हमेशा ही खाने में सोचो कि आप ये खाना भी है कि नहीं खाना, नहीं खाना, आपको बहुत आ रहा है तो मत खाओ उस समय, तो आप पतले रहोगे हमेशा, राइट। तो वही वाला पॉइंट है कि अगर आपको फिट रहना है बिजनेस में तो आप पहले सोच लो करने लगे कि हाँ यार इसके बिना क्या होगा। अगर आपको लग रहा है कि इससे चलेगा ही नहीं तो गो फॉर इट, और चल जाएगा तो वेल, इनको कोई इशू ही नहीं है। कंटिन्यूसली क्वेश्चन, बट देन ऑलवेज टेक अ स्टेप विद अ कॉन्क्रीट मॉडल कि मैं ये उठा रहा हूँ तो मेरा अब नेक्स्ट स्टेप ये है, और उसके प्रोज कॉन्स उसका एनालिसिस पूरा कर लो पहले। बिना रिसर्च के बिजनेस शुरू होते हैं वही बंद होते हैं,
बिना रिसर्च अगर आपने कुछ भी शुरू कर दिया है ना, इट्स गोइंग टू एंड समडे, राइट। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको पता देखना पड़ेगा कि वाकई में ये चीज़ मैं अचीव कर पाऊँगा, जो स्टेप लेने जा रहा हूँ उससे मेरा अचीवमेंट क्या होने वाला है, वहाँ तक मैं पहुँचूँगा कैसे, वो ज़रूरी है। एंड वही शायद गोल सेटिंग ज़रूरी है। मतलब मेरे ऑफिस में जब हमने डिजिटल मार्केटिंग शुरू किया करना, तो हमें ये चीज़ फील हुई एक पॉइंट के बाद कि हम क्लाइंट को ना टारगेट नहीं देते थे। उसने कहा ये कर दो, हमने ठीक कर देंगे, उसने पोस्ट कर दो, पोस्ट कर देंगे, फॉर्म लीड ला दो, लीड ला देंगे, ये चल रहा था। एवरी एजेंसी वर्क्स लाइक दिस, राइट। लेकिन अल्टीमेटली हमने कहा ये तो गलत हो रहा है, ये तो इससे तो कुछ अचीव ही नहीं हो रहा। हाँ, तो हमने कई सारे क्लाइंट्स को मना कर दिया एक पॉइंट के बाद कि सर ये काम हम नहीं करते, आप छोड़ दो हमसे काम। तो ये सर फिर क्या करना है, मैंने कहा हम टारगेट देंगे आपको, या हम 2 लाख रुपए हम पे इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको 4 लाख का धंधा ला के देंगे, राइट। एंड दैट इज हाउ यू विल रिटेन। नहीं तो क्लाइंट कभी भी सुबह उठ के बोलता था आज से काम रोक दो, और हम सब घबराते अब टीम की सैलरी कैसे निकालेंगे, राइट। तो हमने ये चीज़ रियलाइज़ करी विद टाइम कि नहीं यार, अब अगर क्लाइंट को सस्टेन करें तो उसको टारगेट देने पड़ेंगे। उससे 2 फायदे हुए, क्लाइंट खुश है कि उसको वो अचीव हो रहा है जो वो जिसके लिए इन्वेस्ट कर रहा है, और हम टीम को ट्रैक कर पा रहे हैं कि हम वो परफॉर्मेंस अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। दोनों जगह ट्रैकिंग शुरू हो गई। वो ट्रैकिंग से अल्टीमेटली बिजनेस में ग्रोथ भी आई है, क्लाइंट का रिटेंशन रेट बढ़ा है, राइट। मेरे ऑफिस में फील सी जो रिटेंशन रेट 12 to 13% होता था, वो आज 92 to 95% हो गया, बिकॉज क्लाइंट अब जा ही नहीं रहा छोड़ के उसको। वो 3 साल से टिका हुआ कि नहीं यहाँ से नहीं जाना, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग, ये जो ले रहे हैं उसे डबल देते रहे हैं, बात खत्म, राइट। तो वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। आप अगर बिना रिसर्च और बिना उसके काम कर रहे हो एनालिसिस के, तो वो बिजनेस नहीं है, फिर गैम्बलिंग वो बिजनेस नहीं है एक्चुअली, फिर वो आप तुक्का मार रहे हो कि फिर आप पास तो हो जाओगे, लेकिन कई बार फेल भी होने का चांस है, राइट। प्रोबेबिलिटी है उसमें कि आप फेल भी हो सकते हो, राइट। तो वो वाला पॉइंट है। अगर आप और लेकिन बिजनेस में चलता नहीं है ना, अगर आप फेल हुए तो आप कहाँ जाओगे, तो बैकअप। प्लस जब आपके साथ इतनी बड़ी टीम हो, फिर आप रिस्क। और फिर एमबी में तो हमने हमेशा ये सीखा कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए आपके पास। यही तो एक अच्छे मैनेजर की खासियत होती है कि आपने कोई काम किया और वो प्लान नहीं सक्सेसफुल, तो आपके पास प्लान भी तुरंत रेडी होना चाहिए कि हाँ यार अब मैं प्लान बी एग्जीक्यूट करूंगा, प्लान बी तो प्लान सी भी एग्जीक्यूट करूंगा, प्लान डी भी एग्जीक्यूट करूंगा अगर मुझे जरूरत पड़ी तो। दैट इज व्हाट गुड मैनेजर्स आर। वो सिचुएशन को हैंडल क्यों कर पाते हैं, इसी वजह से कर पाते हैं, बैकअप प्लान रेडी होते हैं। अगर वो बैकअप प्लान रेडी नहीं करेंगे, एक पे जाएंगे, फेल हो जाएंगे, बंद कर देंगे, तो ऐसे काम नहीं होता। आपको बैकअप प्लान रखना पड़ेगा। मैंने जब सॉफ्टवेयर का कोवर्किंग खोला, मैं आई हैड अ बैकअप प्लान की जिस दिन नहीं चलेगा लाइब्रेरी बना दूंगा उसे, वो भी चलेगा तो कुछ तो नाइट कैफे बना के छोड़ ही दूंगा, राइट। तो आई हैड दिस प्लान बैकअप, और हमने किया भी, राइट। जब कोविड आया वी ऑल वाज स्ट्रगलिंग कि अरे ये तो कंपनी घर चली गई, जो अच्छी अच्छी बाहरी कंपनीज ग्वालियर आके हमारे ऑफिस में बैठी थी सब घर चली गई। हाँ, तो हमने इनका क्या करें, तो अल्टीमेटली हमने सिंगल डे पासेस लॉन्च किए, 10 डेज पास लॉन्च किए, वर्क फ्रॉम होम एम्प्लॉइज को बुलाना शुरू किया, राइट। तो वर्क फ्रॉम होम में जो बड़े बड़े शहरों से लोग ग्वालियर आके वापस घर आ गए थे, जिनके पास घर में रिसोर्सेज नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, माहौल नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं था, एक डेडिकेटेड स्पेस नहीं था, उन सब ने हमारे डेली पासेस पे आना, जब उनकी मीटिंग तो ऑफिस आ जाते थे वो लोग। हाँ, तो डेली पासेस सेल करना शुरू किए। तो यही बैकअप प्लान्स होते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो मैं इस तरह से चला ले जाऊंगा, आई विल अचीव दिस टारगेट। डायनामिक रहना पड़ेगा एनवायरनमेंट में चेंजेस के हिसाब से, और एनवायरनमेंट चेंज होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। और मेरे को लगता है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब भगवान की कृपा है कि उस टाइम पे कोविड आया और हमें लर्निंग हुई कि हमें स्टार्ट करने से पहले ये लर्निंग हो गई कि भाई ये तैयार हो जाओ, तुम्हें डायनेमिक मॉडल ही बनाओ, ऐसा मॉडल बनाओ ही मत जिसमें तुम रुको और फिर बंद हो जाए। आई ओपनर था कोविड, आई ओपनर था वो अपने लिए। ओके, तो एक हमारी टीम से सवाल है कि क्या बिजनेसेस या कोई भी काम, जैसे हमारी टीम में ज़्यादातर आर्टिस्ट हैं, तो कई बार कोलैबोरेशंस में उनको काम करने होता है, यूट्यूब चैनल खोलना है, तो पार्टनरशिप के बारे में आपका क्या ख्याल है? एक सोलो प्रोप्राइटरशिप या सिंगल पर्सन का होल्ड होना चाहिए 100%, या फिर पार्टनरशिप की ज़रूरत भी होती है? मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप की बहुत ज़रूरत होती है, और शायद इसलिए कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप पार्टनर बनाओ, राइट। मिनिमम 2 लोग मिलकर कंपनी ओपन करो। रीज़न है उसका, ये सोसाइटी में हम बनाते हैं तो मिनिमम 7 लोग मिलकर सोसाइटी बनाओ। रीज़न बिंग कि आप बिना टीम में कुछ नहीं कर सकते। हर बार आप सैलरी देके एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते। कुछ लोग आपसे ऐसे भी होने चाहिए जो फुल टाइम दें और अपने मन से दें, राइट। और वो सैलरी ना मांगे आखिरी में, वही आपके मेन लोग होते हैं एक्चुअल में, वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा अर्न करते हैं और सबसे वाई हाथ कनेक्ट। मतलब सी मेकिंग अ प्रोडक्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, राइट। उसको बनाने में ना जान लग जाती है किसी की, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जब भी 2 लोग होते हैं तो एक दूसरे को हिम्मत देते रहते हैं वो कि हाँ यार अच्छा ही बनेगा आखिरी में जाके। तो टीम तो बहुत ज़रूरी है, पार्टनर्स तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोलैबोरेशन अपने आप में एक इंपॉर्टेंट की फीचर है नॉर्मल दुनिया में भी, मतलब इट्स नॉट ओनली ऑन इंटरनेट। कोलैब करना बहुत ज़रूरी है, आप बिना कोलैबोरेशन के ग्रो नहीं कर सकते। शायद इसीलिए वो को हेल्पिंग स्पेस का मॉडल जो हमने शुरू, इसी वजह से शुरू है, म्यूचुअल ग्रोथ हो, आप मेरे काम हो। हम फाउंडेशन का भी मोटिव शुरू से यही था कि यू
लर्न फ्रॉम मी, आई लर्न फ्रॉम यू। आपके अंदर जो स्किल्स हैं मुझे सिखा दो, मेरे अंदर स्किल्स मैं आपको सिखा दूँ, दिन के आखिर में दो स्किल्स होंगी। एंड ऐसा अगर हर किसी के साथ हम करेंगे तो सबके हमारे पास सब स्किल्स आ जाएंगे, आपके सब स्किल्स आ जाएंगे। दैट इज हाउ यू ग्रो, राइट। आप लोगों से सीखो। ह्यूमन लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी ऐसे ही आया था कि आप लोगों से सीखो। किताबों में तो लंबा हो रहा है ना कल्चर, आप लिखोगे फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मुझे आएगा, फिर मैं अप्लाई करूंगा। और ये काम हम हटा दें और डायरेक्टली आपसे सुन लें और अप्लाई करें तो एक स्टेप कम हो जाएगा हमारा काम करने का, स्पीड बढ़ जाएगी हमारी काम। तो यू लर्न फ्रॉम पीपल। MBA के बाद रियलाइज कि लोगों से मिलना है, मेरे टारगेट है डेली नए 5 लोगों से मिलना, मैं उसको अचीव करता हूँ कैसे भी करके, राइट। डेली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे ऑफिस में नए 5 लोग विजिट करें और वो मेरे साथ आधा घंटा बिताएं, मैं उनसे कुछ सीखूँ, राइट। और हम कोई केस डिस्कस करें, कुछ हम एक पॉइंट डिस्कस करें, क्योंकि दैट इज हाउ यू लर्न, राइट। और ऐसी ही आपको ग्रोथ और अच्छी मिलती है, नेटवर्क भी ग्रो होता है ऐसी। मतलब इसके तो बहुत सारी बेनिफिट है लोगों से मिलने के, क्योंकि हर बंदा अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, तो एक दूसरे की म्यूचुअल नॉलेज शेयर होगी। एग्जैक्टली। चलिए थोड़ी पर्सनल लाइफ पर आते हैं। रिसेंटली अभी आपकी शादी हुई, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। थैंक यू। रिया मैम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्हीं के साथ मिलकर आपने अभी रूम ऑफ रिवॉर्ड्स भी शुरू किया है। तो हाउ इज पर्सनल लाइफ चेंजिंग? और सैटरडे संडे जो पहले बहुत वर्कोहॉलिक रहते थे, क्या वो थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, बुक्ड होते हैं कि इस समय कहीं नहीं जाना, आपको मेरे साथ ही रहना है, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे ख्याल से मेरा ऑपोजिट है। मैंने ना मतलब मैंने अपने कॉलेज ईयर से बहुत बदनाम हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने ना लोगों को मोटिवेट कर ड्रॉप आउट करवा दिया, राइट। आई हैव बीन इन दिस वे कि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हो गया सेकंड ईयर में कि नहीं भाई साहब, इंजीनियरिंग अपने काम की नहीं है। तो आई रियलाइज़ कि हम फाउंडेशन शुरू किया। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे उस टाइम पे जो मेरे जैसे ही थे, जो इंजीनियरिंग में आ गए थे एंड दे रियलाइज़ कि इंजीनियरिंग सही नहीं है, या उनको किसी और अच्छे करियर डोमेन में जाना चाहिए था जो उनको इंटरेस्ट करता है या जो उनके पैशन में है या जो उनका स्किल सेट है। तो आई वॉज वन ऑफ देम जिन्होंने ना, जिसने उनको बहुत मोटिवेट किया और उनसे बोला कि आप कॉलेज छोड़ दो एंड आई विल बी देयर विद यू, राइट। और ऐसे कई सारे केसेस हैं जिन्होंने वो चीज़ अचीव भी करी है। आज की डेट में नेशनल लेवल पे वो लोग बन चुके हैं कुछ ना कुछ, राइट। तो नाउ आई फील कि हाँ यार, जब मतलब ये मैरिज की बात हुई ना, तो रिया वॉज ऑल्सो वर्किंग विद अ बैंक, विद अ प्राइवेट बैंक। एंड हमारे कोर्टशिप पीरियड में ही आई स्टार्टेड मोटिवेटिंग हर कि अगर जॉब में मज़ा नहीं आ रहा तो ला बिजनेस करते हैं शुरू, राइट। आई वाज ऑलवेज इन दैट समय से आप लोग कनेक्टेड हो ऐसा? नहीं, हम लोग अभी लाइक लास्ट ईयर ही मिले हैं। हाँ, एंड मतलब फर्स्ट 4 मंथ्स के बाद ही आई स्टार्टेड टेलिंग हर कि यार तेरा मतलब उसको भी बिजनेस में, बैंक की जॉब इज़ नॉट समथिंग वेरी इजी। प्राइवेट बैंक में टाइम भी फिक्स नहीं होता, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब फॉर पीपल, राइट। और रिया का स्किल सेट है सेल्स, राइट। शी इज़ टोटली इनटू सेल्स और उसके सेल्स स्किल्स को कोई बीट नहीं कर सकता, जो मैंने रियलाइज़ किया विद टाइम। तो मैंने कहा जिसको बेचना आता है वो ही नहीं बेच रहा है तो ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट चीज़ है। तो आई सेड कि यार यू शुड स्टार्ट योर ओन बिजनेस, आई विल बी देयर एज अ बैक सपोर्ट, राइट। तो वी वर डिस्कसिंग आइडियाज एंड लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी रियलाइज कि नहीं, हमें मतलब उसको, हर किसी को एक आइडिया से किक आता है। किसी को लगता है कि मैं गुब्बारा बेच सकता हूँ, लगता है फूल बेच सकता हूँ, हर किसी का अपना एक किक स्टार्ट होता है, राइट। तो शी रियलाइज कि नहीं यार, आई वांट टू गो इनटू दी मॉडल ऑफ रूम ऑफ रिवॉर्ड्स। तो हमने रूम ऑफ रिवॉर्ड्स का एक सेटअप शुरू किया है जिसमें हम कस्टम मोमेंटोज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और सेल करेंगे आगे। तो आर प्लान इसकी देखो, इट्स गोइंग गुड। आई होप हमने स्टार्ट तो कर दिया है, ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। वी आर slowly we have like started entering in the market and probably शायद और इसी वजह से रिया तो मुझसे ज़्यादा इंगेज हो गई है। मतलब मेरे को लगता था कि मैं ना ये वाला इशू आएगा मुझे, मतलब मेरे दोस्तों को आता है बिकॉज आई हैव सीन कि हाँ उनको अब पर्सनल लाइफ को टाइम देना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि मेरे ऑफिस में इफ़ शी इज़ देयर एवरी टाइम तो इवन दैट्स गोइंग बैलेंस्ड है वो चीज़ आराम से। हाँ, तो संडेज़ को तो उल्टा वो मुझे बोल रही थी कि चलो ऑफिस खोलते हैं तो जो मेरा इंटरेस्ट था आई एम एबल टू अचीव दैट एज वेल। तो बढ़िया, गोल्स को इंसाइड हो रहे हैं, बढ़िया। एग्जैक्टली, हाँ, वो एक बहुत बड़ा फायदे की चीज़ हुई है। आपने काफ़ी सारे ओपन माइक्स कराए हैं, है ना? कहीं ना कहीं ग्वालियर में फर्स्ट ओपन माइक जो हुए आपकी बदौलत हुए, फिर हमने कोशिश की और कोशिश कर रहे हैं, लगातार करते रहे। तो आप खुद भी लिखते भी हैं, आप स्टोरी टेलिंग भी करते हैं। स्टोरी टेलिंग में आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी बताते हैं, मतलब स्टोरी टेलिंग का आपकी जो वर्कशॉप्स हैं, और कुछ आपने salesguide.me पर काफ़ी सारी सेल्स ट्रिक्स भी डाले। तो कुछ सेल्स टिप्स एंड ट्रिक्स एंड देन अ स्टोरी और पोएट्री, फिर हम इसको पॉडकास्ट को एंड करते हैं। ओके। सेल्स गए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। मतलब सेल्स मेरा एक डोमेन रहा है शुरू से। आई ऑलवेज बिलीव्ड कि हाँ, अगर एक बिजनेस में सेल्स नहीं होगी ना तो वो बिजनेस सक्सेसफुल कैसे होगा। बिकॉज आप सब चीज़ें बना लोगे, आप टीम जोड़ लोगे, आप पैसा फेंकोगे तो मार्केट में आपको माल भी भर देगा कोई भी आके। बट अल्टीमेटली इट्स टोटली डिपेंड ऑन सेल्स कि आप पे बिजनेस आ कितना रहा है इन रिटर्न। तो बेचना आना बहुत ज़रूरी है और शायद हम ये चीज़ बचपन से करते आ रहे हैं। हम अपने पेरेंट्स को अपने आइडियाज़ सेल करते हैं, हम कंपनीज में अपने CV सेल करते हैं, हम कोई ना किसी फॉर्म में हम अपने आप को एक सेल्स पिच हमारे पास होती है देने के लिए
लिए। तो आई रियलाइज लड़की को अपना प्रपोजल सेल कर देते अब आज की डेट में ना स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट हो गया। आपने स्टोरी टेलिंग शुरू कैसे हुई, जब एक कंपनी थी बाहर की, उन्होंने ना जब कुछ प्रोडक्ट सेल आउट किए मैन्युफैक्चर के, तो उन्होंने कुछ शायद मतलब जितना मुझे याद है कुछ $80 के आसपास का बिजनेस किया। एंड जब उन्होंने वही चीज़ ईबे पे, उस समय ईबे चलता था, तो ईबे पे उन्होंने जब स्टोरी टेलिंग करके वो चीज़ स्टोरीज लिख लिख के और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दिया और उसको सेल किया, तो वो कुछ बहुत ट्रिपल दी अमाउंट में सेल आउट हुए। तो वहाँ से पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग दी फीचर ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरीज बेसिकली कहीं ना एक मतलब एक ऐसे रियर व्यू मिरर की तरह काम करती हैं कि ऑब्जेक्ट्स इन दी मिरर आर क्लोजर देन यू सी, राइट। आपको बहुत अच्छे से वो दिख जाता है, वो आपको बैठ जाता है आपके दिमाग में, आप रिवाइंड कर पाते हो, आपको याद हो जाता है, वो किस्सा याद हो जाता है, वो कहानी याद हो जाती है कहीं ना कहीं। इसलिए स्टोरी टेलिंग कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फीचर प्ले करती है सेल्स में भी, राइट। और शायद इसी वजह से एवरी कंपनी कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट्स का उपयोग करती है, तो उसमें एक स्टोरी टेलिंग, एक छोटी सी मिनी स्टोरी कहीं ना कहीं डाल के देती है कि आपको याद हो जाए, राइट। वो फीचर्स, वो उसके उस प्रोडक्ट के नाम, उसका फीचर्स, उसकी पोजीशनिंग आपके यहाँ में डायरेक्टली पहुँच जाए। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड और शायद जो ऐसे आपने सॉर्टेड स्क्वायर की स्टोरी पूछी, मतलब ये इसी वजह से स्टोरीज बनाई जाती हैं कि आपको जीवन भर याद रहे कि हाँ ये स्टोरीज़ हैं और ये ऐसे ऐसे खुला, ऐसे ऐसे पहुँचा, आज हम ऐसे ब्रांडिंग करते हैं अपनी, सब सॉर्टेड है, राइट। हमारा बहुत टैगलाइन है सॉर्टेड, सब सॉर्टेड। वो इसीलिए है कि लोगों के दिमाग में वन टाइम पोजिशनिंग हो जाए कि हाँ यार यहाँ पे सब ओके है, राइट, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ ओके, राइट। तो वो पिचिंग लोगों के पास पहुँचे। एंड बस और क्या, यही क्वेश्चन है कि हाँ आप लोगों को अपने बारे में जब भी बताओ। और शायद आप सबने देखा होगा होम शॉप 18 में जब हम देखते हैं ऑनलाइन, जब ये टेली शॉपिंग का जब क्रेज़ आया था, तो वो जब प्रेशर कुकर में सब कुछ बना के बेचते थे, उसी प्रेशर कुकर में वो कह रहे हैं कि देखो इसमें इडली भी बन सकती है, इसमें राजमा भी बन सकती है, इसमें बिरयानी भी बन सकती है, इसमें दाल भी बन सकती है, राइट। वो हर स्टेट का एक डिश लेके वहाँ बना के दिखा रहे हैं और कुक करके भी दिखा रहे हैं, देखो बन गई इडली, नहीं देखो बन गई बिरयानी। क्यों? क्योंकि वो ना कहीं पोजीशनिंग कर रहे हैं उस व्यक्ति के सामने जो दिन में 3 बार इडली खाता है, तो वो कह रहा है हाँ यार ये मेरे लिए काम की इडली बन सकती है। जो राजमा खाता है उसको लग रहा है इसमें राजमा बन सकती है, ये मेरे काम का। तो दे आर सेलिंग अक्रॉस द इंडिया, राइट। तो कहीं ना कहीं स्टोरी टेलिंग इसमें भी फीचर करती है कि आप कनेक्ट कर पाते हो, आप रिलेट कर पाते हो कि हाँ यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है, ये एसी तो मेरा भी पानी गिरा रहा था। या आजकल छोटे छोटे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे हैं, तो पीपल कनेक्ट कि हाँ ये तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। हाँ, तो वो वीडियोस फॉर्म में जब सामने आता है, शायद रील्स के चलने का रीज़न भी यही है कि आप ना कनेक्ट कर पाते हो। और वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी, रिलेशन बहुत ज़रूरी है उस प्रोडक्ट के साथ, तभी तो आप उसकी यूजेबिलिटी समझोगे और उसको खरीदोगे। वो सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आज की डेट में। कुछ सेल्स की टिप्स एंड ट्रिक्स, जैसे कि आपने PPJM बताते थे और काफ़ी कुछ बताते थे, मुझे तो कृष्णा भाई काफ़ी याद आता है। सेल्स की सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिक यही है कि आप ना बस मतलब यू स्टे नाइस टू पीपल, राइट। नाइस का फुल फॉर्म सेल्स की उसमें होता है यू कि आप सामने वाले की नीड्स को, इंटरेस्ट को, कंसर्न्स को और एक्सपेक्टेशंस को समझो, राइट। जो व्यक्ति इन 4 चीज़ों को समझता है किसी भी क्लाइंट के लिए, ही इज़ कंसिडर्ड नाइस सेल्स पर्सन, राइट। तो अगर आप सामने वाले की नीड्स को समझ रहे हो, उसके इंटरेस्ट को समझ रहे हो, उसके कंसर्न्स को समझ रहे हो, उसकी एक्सपेक्टेशंस को समझ रहे हो, और फिर आप अपना प्रपोजल सामने वाले के सामने रख रहे हो, तो आपकी डील क्लोज होना तय है, राइट। दैट इज़ द बेसिक टिप कि आप नाइस रहो। The more nicer you are, the more you'll be able to close the deals. That's the basic tip of sales. जितना आप दूसरे की अदर साइड ऑफ द टेबल जाके देखोगे ना, उसके जूते पहनकर सोचोगे, तो आप शायद उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझ पाओगे। बिकॉज जैसे मैंने बताया कि हर किसी की सेम प्रोडक्ट खरीदने की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। कोई ये फूल खरीद रहा है अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए, और कोई खरीद रहा है घर सजाने के लिए। तो हर किसी का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। अगर आप उसको घर सजा के दिखाओगे तो वो इसलिए खरीद लेगा, और गर्लफ्रेंड को देखे गर्लफ्रेंड खुश हो दिखाओगे तो वो इसलिए खरीद लेगा, राइट। कोई इसलिए खरीद लेगा कि हाँ यार ये चीज़ बालों में लगानी है। तो हर किसी का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस है, अपना एक यूसेज है। तो अगर आप उसको उसके हिसाब से चीज़ दोगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो अचीव कर पाएगा उस स्टेट को जहाँ वो प्रॉब्लम फ्री फील करे। तो वो चीज़ आपको अगर आपने उसे इमेजिन करा दी, विजुलाइज करा दी, उस दिन आपकी डील अपने आप क्लोज हो जाएगी। अब कोई आपकी कविता जो आपके दिल के करीब हो, क्योंकि आप ज़्यादातर इवेंट्स में आप इंट्रोडक्शन भी देते हो या हम फाउंडेशन के बारे में बताते हो, तो कविता के रूप में बताते हो, कहानी के रूप में। इसके लिए मुझे मोबाइल हाँ श्योर, इरशाद। कविता तो नहीं, एक थॉट है जो मैंने लिखा था बहुत टाइम पहले। मैंने ना मतलब रिसेंटली देखा फेसबुक या इंस्टाग्राम पे लोग ना कुछ भी पोस्ट करने लगे हैं, राइट। मतलब मेरा ही एक नोन में थे, बहुत सीनियर है वो, तो उनके ना फादर की डेथ हुई, एंड आई वाज सीइंग कि ना हर चीज़ वो लाइव हो रही है फेसबुक पे। हाँ, वो ना अस्थि विसर्जन कर रहे हैं तो भी वो उसको फोटो डाल रहे हैं कि आज मैंने अस्थि विसर्जन किया, हाँ आज मैंने अपने फादर को याद किया, आज मैंने ऐसे ये पहना, और ये मतलब एवरीथिंग इज ऑन इंस्टाग्राम, राइट। और कुछ लोग तो उसको ना माइलस्टोन की तरह, अचीवमेंट की तरह शो कर रहे हैं, राइट।
आई वॉज वेरी सैड कि हमारी फीलिंग्स कहाँ चली गई हैं यार, हम कहीं ना कहीं मतलब क्या हो रहा है ये। तो मैंने उस थॉट के ऊपर मैंने एक थॉट लिखा था, तो मैं वो सुना देता हूँ कि क्योंकि मतलब पढ़ के बता, मुझे याद नहीं रहती है, मैं बहुत सारे लिख चुका हूँ। क्योंकि लिख दिया गया है हर भाव, हर किस्सा, हर कुछ। क्योंकि लिख दिया गया है हर भाव, हर किस्सा, हर कुछ, किसी न किसी रस में, किसी के ज़रिए पिरो दिया गया है कविताओं में, बना दी गई है जीवन के हर पहलू पर एक रील। क्योंकि इकट्ठा करके इंसानों की ज़िंदगियों को या तो बना दी गई कोई पिक्चर या कोई वेब सीरीज़ या कोई डॉक्यूमेंट्री, तो अब बचा ही क्या है? तो अब बचा ही क्या है? हर भाव कॉपीड है, हर किस्सा पहले किसी ना किसी के साथ हो चुका है, शायद ये भी कोई स्टेटस में पहले या किसी स्टोरी में डाल चुका है। हाँ, एक दिन जब खुश होने का कॉपीराइट मिलने लगेगा या क्रोध करने के तरीके पेटेंट होने लगेंगे, और इसी तरह जब हम मशीन बन जाएंगे और मशीनें इंसान बनने लगेंगी, तब तुम अपनी मित्रता में मिलाया हुआ अभिमान रूपी दम शस्त्र तब तुम अपनी मित्रता में मिलाया हुआ अभिमान रूपी शस्त्र दंभ के युद्ध में लेकर उतरना और जीत जाना। क्योंकि इस बार मैं हारना चाहता हूँ, और हारे हुए एक फ़ोटो, एक रील, एक कविता पोस्ट करके एक नया ट्रेंड लाना चाहता हूँ। बताओ फिर तुम मशीन बनोगे ना? बहुत प्यार। तो ये मैं लिखा था क्योंकि मैंने देखा जब मैं उनको टोक रहा हूँ तो मेरे से आके लड़ और रहे हैं कि अरे तुम्हें क्या कमेंट यार बॉक्स में फाइट अलग चलती है, तुम्हें क्या यार है, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में लिख रहा हूँ तो तो मैं देख रहा हूँ कि हमारी फीलिंग्स डेड होती जा रही हैं, जो बहुत गलत है। लाइफ पब्लिक कर दिया, बिल्कुल इमोशनलेस हो गया। एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है वो चीज़ बहुत गलत है। हम सब मशीन बनते जा रहे हैं, मशीन नहीं बनना है, हमें इंसान ही रहना है। हमारे अंदर फीलिंग्स ही हैं जो हमें यूनिक बनाती हैं, हमारे इमोशंस हैं लोगों के लिए, और शायद ये चीज़ हमेशा अलाइव रहनी चाहिए लोगों के अंदर। दैट इज़ व्हाट आई फील। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और आपका क्या फीडबैक है, कैसा लगा आपको सफ़र पे आके? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इवेंट्स या ऐसे लाइव शोज़ होते रहने चाहिए। रीज़न बीइंग कि कहीं ना कहीं कई सारे लोग हमारे बीच में ऐसे हैं जो फेमस नहीं होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, जो कंटेंट क्रिएटर्स नहीं, बट उनकी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग होती हैं और उनसे सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो मैंने पहले भी कहा कि हम इंसानों से जितना जल्दी सीख जाएंगे ना, उतना हम किताबों से नहीं सीख सकते, क्योंकि इंसान जब सिखाते हैं तो सिचुएशंस के साथ सिखाते हैं, राइट? तो इंसानों में सीखना बहुत ज़रूरी। रीड पीपल, यू विल ग्रो ईजिली, वो वाला पॉइंट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे कैमरे में देखकर आपकी और हमारी ऑडियंस से रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज इनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल का नाम क्या है? द 3AM क्लब। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा द 3AM क्लब को आप सब लोग मिलकर सब्सक्राइब करें और बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप दें, बिकॉज इस बार तो इस शो में मैं भी आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये शो बहुत ज़्यादा वायरल होना चाहिए। एंड आई पर्सनली फील कि हाँ, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स को अगर हम सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मतलब इस दुनिया को अच्छा लगने का तरीका ये कि हम खुद अच्छे बन जाएं, हम खुद अच्छी चीज़ें सब्सक्राइब, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें व्यू करें, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच।